अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ ठीक आ रही है? वालेकुम सलाम। हाँ जी। अच्छा। ओके, पिट्यूटरी ट्यूमर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स आपके पास यूजुअली जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अगर इसका साइज़ जो है वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो मैक्रो एडिनोमा, तो फिर इनके कंप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि पड़ा होता है ये इधर पिट्यूटरी फोसा जो होता है ना, उसके ऊपर ऑप्टिक चिज्म होता है, तो वहाँ पे उसको कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया होता है, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आते हैं आपके पास। उसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर के चेंजेस हो सकते हैं, ये वाली सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूजुअली नॉन टॉक्सिक होता है एडिनोमा, जो पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, बट टॉक्सिक भी हो सकता है। और टॉक्सिक एडिनोमा में मोस्ट कॉमन जो है वो प्रोलेक्टिन स्क्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, विच इज प्रोलेक्टिनोमा। अदर टाइप्स के भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो स्क्रीट कर सकता है ये, ठीक है। जो भी इसमें से नॉर्मली होते हैं। तो ये रिकॉर्ड हो रही है। आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बिजली का कोई कह रहे थे कि आज भी प्रॉब्लम है कुछ एरियाज़ में, तो वो बाद में भेज दूंगा मैं इसका लिंक। खैर, साइज़ आपने माइक्रो एंड मैक्रो में 1 सेंटीमीटर याद रखना है। 1 सेंटीमीटर से कम माइक्रो एडिनोमा, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मैक्रो एडिनोमा। बाकी सिम्टम्स बेस्ड ऑन या तो यही कंप्रेशन वाले आएंगे, या फिर जो हार्मोन क्रिएट कर रहा है उसके इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं वो होंगे। प्रोलेक्टिन के क्या प्रॉब्लम होते हैं? प्रोलेक्टिन में क्या होता है, क्या करवाता है प्रोलेक्टिन? मिल्क प्रोडक्शन कराता है। मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। उसके अलावा कुछ? फॉर एग्जांपल, हाँ चलो, मिल्क प्रोडक्शन और मेल्स में? मेल्स में जो है ना वो डिक्रीज लिबिडो, और उनके जो सारे फंक्शन होंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो गलेक्टोरिया उनमें लेट सिम्टम होगा, इसलिए उसमें इसकी प्रेजेंटेशन भी जो है वो लेट होगी, डायग्नोसिस भी लेट होगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आपको पता है, बच्चों में अगर हो जाए तो जाइगेंटिज्म होता है, और अगर बड़ों में हो जाए एपिफिजियल प्लेट्स अगर बंद हो जाए उसके बाद एक्रोमेगाली होता है, जिसमें आपके सिर्फ हैंड्स एंड फीट एंड लाइक दिस जो है वो बड़े होंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं हो सकती बड़ी। हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म मोस्ट कॉमन। इसमें आपके पास जो सिनेरियो आता है, अच्छा अच्छा, ये इसका बताया हुआ इसने कि ये पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज करवा सकता है, ठीक है। अगर टॉक्सिक खुद नहीं है, या अगर खुद भी टॉक्सिक है, तो बाकी हार्मोन्स जो हैं उनकी सप्रेशन करवा सकता है वो, या सारे भी पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है। बाकी यही बात कर लेते हैं, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की और कोई कॉमन सी कॉज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो? शीहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम, ठीक है। पोस्टमार्टम अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हेमरेजेस होते हैं, उसकी वजह से। मुझे आवाज़ कम आ रही है आप लोगों की, कोई एक बंदा बोल ले। शीहान सिंड्रोम। ठीक है, शिहान सिंड्रोम, ठीक है। तो पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ कोई पेशेंट आती है, या पहले बिल्कुल नॉर्मल थी हेमरेज हुआ, उसके बाद जो है वो उसको फटीग होना शुरू होगी, फिर सारों सारों के प्रॉब्लम उसके आ जाएंगे। प्रोलेक्टिन में उसका जो है प्रोडक्शन कम है, नहीं है, और कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से। हाइपोकॉर्टिसोल वाले आ जाएंगे ना सारे, हाइपोग्लाइसीमिया, फटीग वगैरह वगैरह। तो ये आपके साथ प्रेजेंटेशन हो सकती है इस तरह। मुझे 1 मिनट देना। ओके, अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाइपोपिट्यूटिज्म डिस्कस कर रहे थे, पैन हाइपोपिट्यूटिज्म। तो उसकी वजह से उसके सारे आना शुरू हो जाएंगे। मैथ इफेक्ट्स ये आपके पास डिस्कस हो चुके हैं। डायग्नोसिस एमआरआई इज़ द बेस्ट, ठीक है। आप उसके अलावा अगर आपको लगता है प्रोलेक्टिन वाले सिम्टम्स हैं, तो आप प्रोलेक्टिन लेवल्स भी करवा सकते हो।
और अगर ये कंप्रेशन के सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोलैक्टिन वाला प्रॉब्लम हो रहा है इसका, तो उसके लिए आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ठीक है। अम, हाँ अवेलेबल है। ठीक है, बाकी ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी होती है, हमने कल भी अ, उसमें बात की थी, जो पिट्यूटरी ACTH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा था, वहाँ पे भी ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी जो था वो आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस था। रेडिएशन दी जा सकती है इफ सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल। प्रोलैक्टिन के सिम्टम्स देख लो जी, क्या सिम्टम्स आएंगे आपके पास। ये इतने सारे कॉजेज़ हैं, इसमें प्रोलैक्टिनोमा है, मेडिकेशंस हैं, और ये जितनी जितनी बढ़ाएंगी ना उसको, मेटोक्लोप्रामाइड है, वेरापेमिल है, एस्ट्रोजन है, ये करवा सकती हैं आपके पास हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी, जो कंप्रेस करेगी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस स्टॉक को, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को नहीं आने देगी। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन नहीं आएगा तो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म में समहाउ इसकी इंक्रीज हुई भी होती है, एक इंपॉर्टेंट कॉज है जो आपको उसमें टेस्ट किया जाता है MCQs में। हाँ, गलेक्टोरिया फीमेल्स में और मेल्स में तो इतना नहीं है कॉमन, फीमेल्स में और इनफर्टिलिटी के दोनों में होंगे। ठीक है। मैन इसीलिए इसकी लेट प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है ना। फीमेल्स में तो ग्लेक्टोरिया हो जाएगा, तो इसलिए वो जल्दी डायग्नोज हो जाएगा उसमें। बाकी सिम्टम्स आपको बता चुका हूँ। CT में जो है वो सॉरी डायग्नोसिस में जो है वो प्रोलैक्टिन लेवल्स आप करवा सकते हो। ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट, बिकॉज ग्लेक्टोरिया अगर हो रहा है तो सम हाउ एक कॉज इसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उसको आपने रूल आउट कर लेना है। और हाइपोथायराइडिज्म आप अगर चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आप TSH लेवल्स कर लो। TSH का ये मसला होता है, TSH सम हाउ जो है ना वो डोपामीन को जो है वो कम कर देता है। तो हाइपोथायराइडिज्म होगा अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें आपको पता है कि TSH लेवल्स विल बी हाई। तो TSH लेवल हाई होने की वजह से जो इनहिबिशन होती है प्रोलैक्टिन के ऊपर वो कम हो जाती है। उसका लंबा सा पाथवे अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि TSH ज़्यादा होता है तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट, अंडरलाइन कॉज अगर कोई है तो उसको ट्रीट करो, नहीं है प्रोलैक्टिनोमा है तो आप उसको, कंप्रेशन के सिम्टम नहीं था तो आप ब्रोमोक्रिप्टीन से काम चला सकते हो। ब्रोमोक्रिप्टीन क्या करती है, डोपामीन एगोनिस्ट है। ठीक है, मतलब जो डोपामीन क्या है, बेसिकली प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इज डोपामीन, सिंपल। तो जो चीज़ डोपामीन को बढ़ाएगी वो एज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के साथ साथ काम करेगी, तो प्रोमोक्रिप्टीन वही करेगी इसमें। एंड अच्छा, इसमें दो तीन इसमें बुक इसमें डेविडसन में भी लिखी हुई है, ये ब्रोमोक्रिप्टीन है, कैबर्जुलिन है, और एक कोई कोई को पता नहीं क्यू से कुछ है, मैंने याद खुद भी नहीं की वो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्विनागोलाइड, ठीक है। इनके अपने अपने थोड़े एडवांटेजेस हैं और थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं। ब्रोमोक्रिप्टीन का क्या एडवांटेज है, IV यूज़ के लिए अवेलेबल है ये। ठीक है। इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर देता है, ठीक कर देता है मतलब इनफर्टिलिटी को, और लॉन्ग टर्म एफिकेसी है इसकी। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, बेसिकली अर्गोटामीन है, तो अर्गोटामीन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, पोस्टल हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, सॉरी डायरिया नहीं, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, वो वाले सिम्टम्स होंगे इसके जो अर्गोटामीन्स के होते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका केमिकल स्ट्रक्चर अर्गोटामीन है ये। इसी तरह कैबरजुलीन में क्या प्रॉब्लम है, उसमें है कि वो प्रेगनेंसी रिलेटेड सेफ्टी का उसका डाटा नहीं है, तो इस वजह से कार्डियक प्रॉब्लम है। फाइब्रोसिस करवाती है। कार्डियक वॉल का फाइब्रोसिस करवाती है बिल्कुल, और पार्किंसन डिजीज़ में भी नहीं दे सकते आप। कोइनागुलाइड, नहीं सॉरी, पार्किंसन डिजीज़ में जब आप देते हो तो ये करवाती है, हाँ कैबरजुलीन वहाँ देते हो ना आप। कोइनागुलाइड जो है वो उसका भी यही प्रॉब्लम है जो पर इसका था, कैबरजुलीन था। प्रेगनेंसी में आपके पास कोई सेफ्टी का उसका डाटा नहीं है, और ये वाली चीज़ें, तो ये आपने एक दो बातें याद रख लेनी, इसमें से आ जाता होता है। ठीक है, मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए या सिम्टम ज़्यादा आ रहे हो कंप्रेशन की वजह से, तो आप निकाल दो उसको, ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी। एक्रोमेगैली इसी तरह, जिस तरह GH आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर एपिफिजियल क्लोजर होगा तो एक्रोमेगैली, बिफोर एपिफिजियल क्लोजर होगा तो ट्राइगेंटिज्म। ठीक है, जाइंट्स। अब इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, पहले तो इसमें याद रखना आपने, इनमें कुछ वो तो डायग्नोज तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, कोर स्पेशल फीचर्स होंगे,
जो इसका जॉ होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, जो हैंड्स होंगे, फीट होंगे, और जो फिंगर्स होंगी स्पेशली वो थोड़ी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल वो लंबी होंगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी। दूसरा, इनमें जो है वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी, तो इसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, GH की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं इसमें, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। और बाकी जब नर्व्स वगैरह जो आपकी पास कर रही हैं सारी, वहाँ से जब साइज़ इंक्रीज होगा तो नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं इसमें कहीं पे भी। ठीक है, और दूसरा जो एडिनोमा के, पिट्यूटरी एडिनोमा के सिम्टम्स थे वो तो सारे आएंगे इसमें। ठीक है, ऑप्टिक कियाज्म वाले, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, ये वाले जो कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल से, सॉरी मीडियल वॉल से जो सारी चीज़ें गुजर रही हैं उनको कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स हैं उनको कंप्रेस कर सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है, ये वाली सारी चीज़ें होंगी। ये इसका MCQ आया हुआ था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसमें जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, सोमैटोमिडिन C, ये ना एज इसका ग्रोथ हार्मोन खुद जो है वो क्या कहेंगे, इसका मीडिएटर कह लो एक तरह से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जाके इसके ऊपर एक्ट करता है, ये जब एक्टिवेट होता है, ये बढ़ता है, तो फिर ये बाकी सारे फंक्शन करवाता है। तो ये वाला इसके लेवल्स आप चेक करवा सकते हो। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगी, MRI और GH लेवल्स भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन एज एज कंपेयर टू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल्स, GH लेवल्स इतने सेंसिटिव स्पेसिफिक नहीं है, वो बढ़ते कम होते रहते हैं, पल्सेटाइल नेचर है उनकी, जैसे बाकी पिट्यूटरी हार्मोन्स की भी है, आपको पता है। ट्रीटमेंट क्या है जी, आप निकाल दो उसको, ये तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अदरवाइज आप सोमैटोस्टैटिन दो। सोमैटोस्टैटिन कौन सी है? ऑक्ट्रियोटाइड। कल हमने कहाँ पढ़ी थी सोमैटोस्टैटिन, और कहाँ दी जा सकती है सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स? कुशिंग कुशिंग में। ठीक कुशिंग है, में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, ये ACTH की कम कर देगी प्रोडक्शन कुशिंग डिजीज़ में, ACTH डिपेंडेंट वालों में दी जा सकती है। ठीक है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जिकल डिजीज़ है, आपने इसको निकाल देना, रेडिएशन थेरेपी कर देनी है। तो इसमें अब यही बात है, पिट्यूटरी एडिनोमा इज़ मोस्ट कॉमन, और ये एम्ब्रियोलॉजी टाइप है चीज़ है, इसको छोड़ो। हाइपोपिट्यूटिज्म में क्या होता है? सारी वो वाली डिजीज़ होंगी। अब जिस तरह ACTH नहीं है तो क्या होगा? कम है, एडिसन डिजीज। एडिसन हो जाएगी। ठीक है, TSH नहीं है तो सेकेंडरी सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इसी तरह प्रोलैक्टिन नहीं है तो वो लैक्टेशन का फेलियर है, वगैरह रिप्लेसमेंट। वगैरह। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो डॉर्फिज्म टाइप सीन है। ठीक है, ग्रोथ फेलियर है। और एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं है तो डायबिटीज़ इंस्पाइडस है, कौन सा इंसिपिडस। वाला? सेंट्रल। ठीक है, और बाकी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सच कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन चलो। LH FSH नहीं है तो एमेनोरिया का कॉज है ये। ठीक है, ये आप पढ़ चुके, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, सारा गाइनी ऑप्स में है। डायग्नोसिस आप लेवल्स करवाओगे उसी से आपको पता लग जाएगा। बाकी क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो भी पता लगना शुरू हो जाएंगे, हाइपोथायराइडिज्म के पता है आपको, एडिसन डिजीज़ के पता है, वगैरह वगैरह। ट्रीटमेंट इज़ रिप्लेसमेंट, और जिन्होंने कंसीव करना है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, उसको GnRH एनालॉग एगोनिस्ट दिए जाते हैं, क्लोमिफीन वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक
सारे इधर ही हैं। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आज। ओके, कहाँ तक हम पहुँचे थे? डायबिटीज़ इंस्पिरिडस। ठीक है, डायबिटीज़ इंस्पिरिडस में जो है वो आपके पास दो फॉर्म्स होती हैं, सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल में जो है तो होता ही नहीं है, मतलब एडीएच, ठीक है, लो होता है। और जो नेफ्रोजेनिक होगी उसमें जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस कह लो कि डेवलप हुई भी होती है एडीएच के अगेंस्ट। तो नॉर्मल लेवल्स होंगे या हाई होंगे, लेकिन अपना काम नहीं होगा इसका। डिफरेंशिएट आप इसी की बेसिस पे करोगे, जब एडीएच दोगे आप उसको एनालॉग, तो ऑस्मोलैरिटी अगर चेंज हो जाती है यूरिन की, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल है, था ही नहीं, आपने दिया तो काम हुआ है। और अगर नहीं चेंज होती तो इसका मतलब है कि नेफ्रोजेनिक है, वो जो भी आप दे रहे हो वो भी काम नहीं कर रहा। खैर, कॉजेज़ इसकी आप इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आती हैं। कॉजेज़ कहाँ दी हुई है? सेंट्रल की कॉज एक तो इडियोपैथिक है, छोड़ो उसको, ट्रॉमा, सर्जरी, हेड ट्रॉमा, उसके बाद सार्काइडो, जितनी भी ये इन्फिल्ट्रेटिंग चीज़ें हैं ना, ट्यूमर्स, सार्काइडोसिस, टीबी, सिफिलिस, ठीक है, हैंड शुलर क्रिस्टियन डिजीज़, यूसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा, एनकेफेलाइटिस, ये आपके पास जो है वो SIAD, ये सॉरी डायबिटीज़ इंस्पिरिडस करवाएंगी। ठीक है, नेफ्रोजेनिक जो है वो एक ये याद रखना आपने, क्रोनिक लिथियम यूज़। आगे हम अभी पैराथायराइड का पढ़ेंगे, और अभी जितनी भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ी है इसमें, इसमें भी प्रॉब्लम डायबिटीज़, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पिरिडस भी लिथियम ही कर रहा है। ठीक है, पैराथायराइड हाइपर कैल्सीमिया कह लो कर रहा है, पैराथायराइड के साथ मसला करता है। और हाइपोथायराइडिज्म भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम लिथियम के साथ होते हैं, ये भी आपके चेक हो सकते हैं। पायरोनेफ्राइटिस, डेमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसमें होता है। और कंजेनिटल हो सकता है, रिसेप्टर के प्रॉब्लम होता है वगैरह वगैरह। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अब एडीएच का फंक्शन क्या है? एंटी डायोरेटिक, डायोरेसिस को रोकना है उसने, वाटर का जो किडनी के थ्रू जाना है वाटर ने, उसको रोक लेना है उसने। ठीक है, तो जो यूरिन होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी को क्या होगा? ठीक है, वो रोक नहीं सकता, तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी, कम नहीं होगी। जब ज्यादा हाँ, यूरिन होगा तो डाइल्यूट ज्यादा होगा ना, तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी, यूरिन ज्यादा होगा। हाँ, तो मतलब एक ने ज़्यादा लिखा है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये हो जाएगा आपके पास। और हाइपरनेट्रीमिया इज यूजली माइल्ड, अगर हाँ ठीक, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है इसमें। ठीक है, बिकॉज यूरे वो वाटर तो सारा जा रहा है, तो इस वजह से जो कंसनट्रेटेड हो जाएगा जो सोडियम होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, थर्स्ट लगेगी, मतलब प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, और पानी ज़्यादा पिएगा, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है एक उसके वाटर लॉस के अगेंस्ट। ठीक है, यूरिन लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो ऑस्मोलैरिटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आप चेक करते हो जब भी आप यूरिन एनालिसिस करते हो, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर रहे होते हैं ना आप, 1000, 12 से 1024, ये इसकी नॉर्मल होती है, तो वो लो हो जाएगी। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी एक इनडायरेक्ट मेजर कर रहा होता है ऑस्मोलैरिटी को। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है तो ऑस्मोलैरिटी भी लो समझी जाएगी। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में जो है वो 55, ये होता है, इसमें प्यास ज़्यादा लग रही होती है, ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया कह लो इसको, एक प्रॉब्लम होती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। वो इधर नहीं है। अच्छा, डायबिटीज़ इंसिपिडिस में जो है वो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, नॉर्मल कितनी थी? 280 याद रखी हुई है मैंने तो, लेकिन नॉर्मल ये रेंज है आपकी, इससे बढ़ जाएगी, 280 से बढ़ जाएगी, इतना ही याद रख लो तो काफ़ी है। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में क्या होगा? डिहाइड्रेशन टेस्ट आपने करवाना है। जब नॉर्मल बंदे में अगर आप पानी उसको नहीं पिलाओगे तो क्या होना चाहिए? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, छोड़ो बल्कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कभी जब आप पानी नहीं पियोगे तो यूरिन को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या उतना ही रहना चाहिए जितना पहले हो रहा था? यूरिन वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम कम होना चाहिए। और अगर एंटी डाययूरेटिक, और वो किसने करना था?
एंटी डायuretic हार्मोन, अगर एंटी डायuretic हार्मोन नहीं है तो आप पानी पी रहे हो या नहीं पी रहे, बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो किडनी को कोई नहीं कुछ कह सकती, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आप पानी नहीं भी पियोगे तो यूरिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ऑस्मोलैरिटी यूरिन की लो ही रहेगी। यही आपने चेक करना है। उसके बाद आप डेस्मोप्रेसिन दे के देख लो। डेस्मोप्रेसिन से फ़र्क पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सेंट्रल था, यानी आईडीएच लेवल्स लो थे आपके। और अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब है प्रॉब्लम किडनी के अंदर है, नेफ्रो के अंदर है, नेफ्रोजेनिक है। ठीक है, सिंपल टेस्ट है, सिंपल से एमसीक्यूज आएंगे इसके, आएंगे भी नहीं वैसे। अच्छा इसने क्या बताया जी, ट्रीटमेंट। अच्छा जब आपका एडीएच लो है तो आप उसका एनालॉग दोगे, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन। और कहाँ यूज़ होता है टीडीवी एवीपी या डेस्मोप्रेसिन? वॉन विली बैंड वॉन विली डिजीज में। ब्रांड में, आईटीबी में नहीं होता? आईटीपी में भी होता है आई गेस। चलो, क्लोरप्रोमाबाइट क्या करेगी, ये भी बेसिकली इनडायरेक्टली जो है वो एडीएच ही बढ़ाएगी। ये तो है ही उसका एनालॉग है ना, खुद है ये, और ये उसको बढ़ाएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, क्या अंडरलाइंग कॉजेज थी, रिपीट करे कोई? ट्यूमर था, सार्कोइडोसिस था, सेंट्रल का ट्यूमर था, सार्कोइडोसिस था, और ट्यूबरक्लोसिस था, ठीक है, ट्रॉमा था, हेड इंजरी थी। ये सारी चीज़ों की वजह से सेंट्रल हो सकता है। और डेमिक्लोसाइक्लिन थी। कॉजेज़ याद करना इंपॉर्टेंट है इसकी भी और SIADH की भी, क्योंकि ये बाकी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं आपके ना, ऑस्मोलैरिटी कम थी ज़्यादा थी, तो क्वेश्चन आता है तो मिक्स हो जाता है। खैर, नेफ्रोजेनिक में क्या प्रॉब्लम होगी, ट्रीटमेंट क्या होगा उसका, प्रॉब्लम तो हमें पता लग गई है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन एंड थायजाइड डायरेटिक्स देनी है आपने इसमें। इससे क्या होगा, बॉडी में सोडियम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो सारा किडनी के ट्यूब्यूल्स का चक्कर है कि 90 to 95%, सॉरी 60 to 65% ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो वहाँ से ये एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा समहाउ। तो ये इसका मसला है, ठीक है। ये SIADH इसके बिल्कुल क्या, भाई कौन है किसी का? मेडिसिन पढ़ते हुए ब्लास्ट्यूला कौन याद कर रहा है भाई। चलो, SIADH में जो है क्या होगा, एक्सेसिव ADH इज क्रिएटेड फ्रॉम पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एन एक्टोपिक सोर्स। ठीक है, एक्टोपिक सोर्स कौन सा हो सकता है, याद है कोई? नहीं, SIADH किसी चीज़ का एसोसिएटेड नहीं याद, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कोई, लंग का शायद। ब्रोंकोयालिक कार्सिनोमा के साथ कोई भी ना याद आ रहा हो ना तो PTH भी वहीं से आ रहा है, ये भी यहीं से आ रहा है, और भी जो कोई अगर ना याद आ रहा हो तो वहीं से होगा। चलो, डिस्पाइट यू वॉल्यूम एक्सपेंशन एडीमा इज नॉट सीन इन दिस। ठीक है, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी है, कि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है तो ये क्यों नहीं हो रही है। इन्होंने इसकी रीज़न तो लिख दी है, लेकिन कोई ये कहते हैं कि वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ADH की वजह से, लेकिन सोडियम जो है ना उसका उसी तरह लॉस हो रहा है जिस तरह होता है। ठीक है, मतलब सोडियम का लॉस हो रहा है यूरिन में, नेट्री यूरेसिस जिसको कहते हैं, लेकिन डायूरेसिस को हमने रोका हुआ है। डायूरेसिस को क्यों रोका हुआ है, क्योंकि हमारे पास ADH एक्स्ट्रा ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से बॉडी में वाटर तो बढ़ जाता है, सोडियम नहीं बढ़ता, सोडियम कम हो जाता है उल्टा। तो एक यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया की कॉज है ये, ऐसा ही ADH। अब इसको याद ही कर लो। रीजंस फॉर नेट्रीयूरेसिस क्या बताई हुई है इसने, वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉजेज एन इंक्रीज इन एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड क्या करवाएगी, नाम से ही पता लग रहा है आपको, एट्रिया से रिलीज हो रही है और नेट्रीयूरेसिस करवा रही है, सोडियम को निकालेगी। और वाटर साथ निकल नहीं सकता, क्योंकि वाटर को निकलने के लिए ADH चाहिए। ठीक है ना। और अगर आप रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को देखोगे तो वो इनहिबिट हुआ हुआ होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हाइपोटेंशन हो।
हाँ हाइपोटेंशन हो और डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या जा रहा हो, हाइपोवोलीमिया हो और यूरिन में जो है ना वो ज़्यादा लॉस हो रहा हो वाटर और उसका, तो वाटर तो जा ही नहीं रहा, इस वजह से वो एक्टिवेट भी नहीं हो रहा। और जो बाकी चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर वगैरह उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ मसला नहीं, कोई एक्टिवेट नहीं हो गया। ठीक है, कॉजेज़ ये अब आपने याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पे इसमें जो ड्रग्स आएंगी ना, ये SSRIs, क्लोरप्रोमामाइड, ऑक्सीटोसिन, मॉर्फिन एंड डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन तो खुद ही ADH है, तो ये तो करवाएगा ही करवाएगा। क्लोरप्रोमामाइड क्या करता है, इट इन्हेंसेस द इफेक्ट ऑफ ADH, ठीक है, तो ये भी करवाएगा। इसके अलावा SSRI आपको याद करना है, क्लोरप्रोमामाइड और डेस्मोप्रेसिन, उसके अलावा मॉर्फिन है और ऑक्सीटोसिन है और विनक्रिस्टीन है, ये एक कीमोथेरेपी में होती है। ठीक है, बाकी याद देख लो, लंग्स, पेंक्रियास, प्रोस्टेट, ब्लैडर के सारे कार्सिनोमा करवा सकते हैं ये, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, CNS डिसऑर्डर, स्ट्रोक, हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, वेंटिलेशन विद पॉजिटिव प्रेशर, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज, जो भी आपका सिनेरियो आएगा उसमें से इनमें से एक ना एक चीज़ प्री डिस्पोजिंग या कॉजेटिव फैक्टर उन्होंने दिया हुआ होगा। आवाज़ सबको कट रही, सबके पास जो है वो डिस्टॉर्ट होकर आ रही है या एक कोई मसला है? सही है। आपके अपने नेट का मसला होगा ना। चेक कर लो। क्लिनिकल फीचर्स अब क्या होना चाहिए, SIADH, वाटर पहले तो यूरिन में लॉस हो रहा था डायबिटीज इंसिपिडिस था, अब यूरिन में वाटर नहीं जा रहा क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन उसको रोक रहा है, तो क्या होगा, वाटर बढ़ना चाहिए बॉडी में, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होनी चाहिए। दूसरा जो सोडियम का तो आपने देख ही लिया है कि सोडियम, अगर आप वो चीज़ें ना भी याद रखोगे, सोडियम का नाइट्रिक हो रहा है, फिर भी डाइल्यूशन की वजह से तो हाइपोनेट्रीमिया होना चाहिए, चाहे किस अ, उससे आप याद रखो, होता नहीं है ऐसे, लेकिन लॉस हो रहा होता है एक्टिवली जो है ना सोडियम का ANP के रिलीज की वजह से, तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें होगी। अब हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्या होते हैं वो, सोडियम, CNS, सीजर्स, ठीक है, SSS सारे जो है ना ये आएंगे आपके पास। हाइपोनेट्रीमिया आपको पढ़ाना है तो उसमें भी आप देख लोगे, तो उसके साइन एंड सिम्टम इसमें आ सकते हैं, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया, ये एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया अगर फ़ौरन से हुआ है, सीजर्स कोमा, डेथ भी हो सकती है। अगर क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया है, आराम आराम से डेवलप हुआ है, काफ़ी टाइम से है, तो उसमें पेशेंट को ये CNS के सिम्टम्स थोड़े कम होंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये वाले सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, यूजली ये ऊपर वाली ही प्रेजेंटेशन होती है, CNS के सिम्टम्स ही होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, सारे हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज आपने निकाल देना है, तो पीछे आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट क्या करेगा डायग्नोसिस को, वाटर जो है वो नहीं जा रहा, तो ऑस्मोलैलिटी, वाटर यूरिन में नहीं है तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी नॉर्मल से? यूरिन में ज्यादा हो जाएगी। ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा उसका और ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। सीरम यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा, BUN क्रेटिनिन लेवल, कहाँ जा रहा है यूरिक एसिड और BUN क्रेटिनिन? सोडियम के साथ ही, नहीं, कहीं पे भी नहीं जा रहा, बॉडी में ही रह रहा है, वाटर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन। इसलिए ठीक है, आप दोनों चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, ऊपर सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्वेंट होता है, तो एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडी में कम हो रहा है क्योंकि वाटर बढ़ा है। बाकी आपने बाकी सारी चीज़ें भी चेक करनी है, थायराइड, एड्रीनल फंक्शन चेक करने हैं, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो थायराइड के साथ तो इतना चक्कर नहीं है उसका, एड्रीनल के साथ जो एल्डोस्टेरोन है अगर वो कम हो, मतलब एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो, तो उसमें हो सकता है। रीनल इश्यूज हो सकते हैं, कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, लिवर फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, ADH। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ों को आपने निकाल देना है, फिर हाइपोनेट्रीमिया का कॉज अगर कोई बचता है तो वो आपके पास
ये SI-ADH बचेगा। ठीक है, इसमें ड्रग हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उसकी, ADH के लेवल्स करवा के आप कंफर्म कर सकते हो। और सिग्निफिकेंट हाइपरवोलीमिया नहीं होगा। अब ये क्यों बताया इसने, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया की जो बाकी कॉजेज़ हैं उनको आप डिवाइड करते हो, वो आप कल कल या परसों जब भी पढ़ना है। तो हाइपरवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, यूवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, और हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। ठीक है, 3 तरह से डिवाइड करते हैं उनको। तो बेसिकली यूवोलीमिक में SI-ADH है, और एक आधा ही और कोई चीज़ है, मुझे खुद भी याद नहीं है, अभी देख लेते हैं आगे। क्रॉनिक ट्रीटमेंट, अंडरलाइन कॉज को आपने ट्रीट करना है। कोई ड्रग दे रहे हो तो वो विड्रॉ कर लेनी है आपने, वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी है। ठीक है, फ्लूइड्स देने हैं, लूप डायूरेटिक्स देने हैं, फेरेसिमाइड जिसमें से है, और लिथियम कार्बोनेट दे सकते हो आप। क्या करवाती थी लिथियम कार्बोनेट? डायबिटीज इंसिपिडस। हाँ, तो वो आप SI-ADH में एज अ ड्रग यूज़ कर रहे हो। डेमिक्लोसाइक्लिन भी वही करवा रही थी, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो जो उसके कॉजेज़ हैं वो इसके ट्रीटमेंट है। फॉर सिम्टोमेटिक पेशेंट वाटर इनटेक पूरा ख़त्म कर देना है आपने, आइसोटोनिक सलाइन देना आपने। बहुत ही सीवियर तो हाइपरटोनिक सलाइन भी दे सकते हो, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है ना इनको, आप सलाइन तो दे सकते हो, मतलब सोडियम तो आप इनको दे सकते हो। और बाकी वही है कि आपने हाइपोनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट में आप डिटेल में पढ़ोगे कि उसकी हाइपोनेट्रीमिया की जो करेक्शन होती है वो आपने बहुत ज़्यादा रैपिड करेक्शन नहीं करनी होती। हाइपोनेट्रीमिया होने की वजह से भी CNS के सिम्टम आते हैं, हाइपरनेट्रीमिया के होने की वजह से भी CNS सिम्टम्स आते हैं, और इन दोनों की करेक्शन अगर आप स्पीडीली करोगे, रैपिडली करोगे, तो उसकी वजह से भी CNS सिम्टम्स ही आते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इसने 0.5 मिलीग्राम पर लीटर पर आवर दी हुई है। ये वैल्यू चेंज होती रहती है कि माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया है, मॉडरेट है, या सीवियर है। ये आप डिटेल में जो है वो हाइपोनेट्रीमिया के टॉपिक में पढ़ोगे। बहरहाल फिलहाल ये याद कर लो। ये आपका MCQ आया हुआ है, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस। ये होता है ड्यू टू रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, ये वर्ड ही है, बस याद रखना आपने। CNS के सिम्टम्स होते हैं इसमें। कोई चीज़ समझना ये ऐसा ADH में से और इसमें से, तो बताओ। ओके, आगे सिंपल सा टॉपिक है, हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं? कैल्शियम लेवल को कम करता है, ज़्यादा करता है? कैल्शियम और विटामिन डी को ज्यादा करेगा और फॉस्फेट को कम। ठीक है, यस। PTH जो है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सेकंड फंक्शन इसका है ऑस्टियोक्लास्ट्स को एक्टिवेट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? बोन रिजॉर्प्शन। तो वो बोन को जाके जब कॉन्स्टेंटली एलिवेट रहेगा पैराथायराइड हार्मोन, तो उसकी रिजॉर्प्शन होती है बेसिकली। हाँ, ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मार्कर क्या है हमारे पास? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ALP लेवल्स रेज होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जब भी ज़्यादा होगी तो ALP रेज होगा। ठीक है, दो चीज़ें होगी। थर्ड चीज़ हो गई फॉस्फेट। फॉस्फेट को हाँ कम होगा फॉस्फेट उसकी वजह से, बल्कि विटामिन डी का उल्टा है। विटामिन डी कैल्शियम को भी इंक्रीज करवाता है, और फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन जो होती है ना किडनी ट्यूब्यूल से, वो भी इंक्रीज करवाता है। तो वो दोनों को बढ़ाता है ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में क्या डिफरेंस है? हम्म सिर्फ एज का होता है। हाँ, एज वाइज डिफरेंस है। बच्चों में रिकेट्स होता है, थोड़ी सी आगे जाके ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, विटामिन डी की उसकी वजह से ही होता है, डेफिशिएंसी की वजह से। खैर, इसकी कॉज क्या होगी हाइपोपैराथायराइड की? आपने पैराथायराइड ग्लैंड ही निकाल दिया। ठीक है, वो आप थायराइडेक्टमी करके निकाल सकते हो, वो आप किसी हाइपर पैराथायराइडिज्म को ट्रीट करते हुए निकाल सकते हो। ठीक है,
सर्जरी कोई और किया आपने मेलिग्नेंसीज वगैरह के लिए, उसमें आप कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल रेयर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो आपका वो दूसरा हाइपर वाला है। खैर, कार्डियक एरिथमियाज होंगे, क्यों हो रहे हैं? पीटीएच कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा था, पीटीएच नहीं है तो क्या होगा? लो कैल्शियम की वजह मेम्ब्रेन, से हो रहा है। नहीं ठीक है, मेम्ब्रेन रिकेट्स का और पोटेंशियल। हाँ, जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है ना कैल्शियम का, वो ख़त्म है अब। वो लंबी उसमें कहानी है आगे, ठीक है ना, वो कम थ्रेशोल्ड पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, तो ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी उनकी कार्डियक मसल की। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये पता है आपको, कैल्शियम के कम होने से होती है और विटामिन डी के कम होने से होती है, ठीक है। बाकी न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी, और वो जो साइंस वगैरह सारे आते हैं ना मसल्स के और टेंडन्स के, और वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। टेटनी, वो किस तरह पता चलेगा आपको? टेंडन रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, चॉपस्टिक साइन आ जाएगा, ठीक है। फेशियल नर्व इलिसिट करने से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल नर्व होगी और फेशियल मसल्स होगी। ट्रोजियो साइन में आपका बीपी जब आप बढ़ाते हैं तो कार्पल स्पैज्म हो जाता है, ठीक है। ये आपने सारे क्लिनिकली देखे हुए हैं। ग्रैंड माल सीजर्स का सीजर थ्रेशोल्ड भी कम हो जाता है, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसल गैंग्लिया की कैल्सिफिकेशन हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स हैं कैल्शियम के, उसके अपने फिर मूवमेंट के डिसऑर्डर्स आएंगे। क्यूटी इंटरवल विल बी प्रोलॉन्ग्ड। कैल्शियम के लेवल्स तो लो हैं, तो बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन क्यों हो रही है? बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन क्यों हो रही है? पता नहीं, देखना पड़ेगा, ये लेवल्स तो लो हैं बाकी। चलो देखते हैं इसको। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल के उसमें बनेगा आपका, और क्या क्या करवाता है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल को? कोई ड्रग्स तो भी पढ़ी हैं हमने थोड़ी बहुत, कोई ड्रग याद है? एंटीसाइकोटिक्स पढ़ी थी, उसका साइड इफेक्ट इतना बड़ा करके लिखा हुआ था उन्होंने, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ठीक है, वो होगा। उसके अलावा हाइपोकलीमिया में भी प्रोलॉन्ग होता है ना, हाँ जी। है ना, ठीक है। कैटरेक्ट्स हो सकते हैं इसमें। उसके बाद लो सीरम कैल्शियम, हाई सीरम फॉस्फेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पीटीएच तो कम होगा, और यूरिन साइक्लिक एएमपी विल बी लो। पीटीएच किसके अंडर कंट्रोल है? कैल्शियम, हाँ कैल्शियम के, नहीं नहीं, फॉस्फेट के, कैल्शियम के, कैल्शियम या फॉस्फेट में से एक के अंडर कंट्रोल है, कैल्शियम ही है किसका मुझे ये याद आता है। किसके नेगेटिव फीडबैक में पीटीएच लो हुआ है? नेगेटिव फीडबैक में लो नहीं हुआ, पीटीएच है ही लो, लाइक, क्योंकि पीटीएच आपका लो है तो आगे कौन सा वाली चीज कैल्शियम या फॉस्फेट में से लो हुई है? जस्ट सेकंड। पी, पीटीएच लो हाइपोफॉस्फेट। होगा तो कैल्शियम लो होगा ना, और फॉस्फेट ज्यादा होगा। ओके मैं बताता हूँ। पीटीएच ने ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करना है ना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या करवाती है? बोन की रिजॉर्प्शन करवाती है। बोन में जो कैल्शियम है वो सारा इसमें आ जाएगा सर्कुलेशन में, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। कैल्शियम कैल्शियम के लेवल को बढ़ा के रखता है, जबकि फॉस्फेट को रीएब्जॉर्ब नहीं करवाता ये, इसको रिलीज होने देता है वहाँ पे, ठीक है। जब पीटीएच लो होगा उसकी वजह से क्या होगा? उलट हो जाएगा ना सारा, जो बोन से कैल्शियम आ रही थी वो भी नहीं आएगी, और जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी किडनी से वो भी वहाँ पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ कम हो जाएगी, एक उलट हो जाएगी, जो उसके नॉर्मल फंक्शन थे उससे ऑपोजिट हो गया सारा। आपने कैल्शियम को पूरा करना है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, ओरल कैल्शियम दे दो, विटामिन डी से एक्टिव फॉर्म देनी है आपने कैल्सिट्रायोल। एंड साइड इफेक्ट क्या होगा? किडनी स्टोन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं, तो आपने हाइपर कैल्सी यूरिया नहीं होने देना। यूरिन सीरम कैल्शियम को आपने 8 to 8.5 रखना है, 9 to ऑलमोस्ट 11, 9 to 11 नॉर्मल होती है सीरम कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें आपने जब आप ट्रीट कर रहे हो हाइपोकैल्सीमिया को, तो आपने 8 to 8.5 तक रखना है इसको। ताकि स्टोन्स ना बने। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, पहले इसकी दो इंपॉर्टेंट कॉजेज याद रख लो। एक तो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म
पहली कॉज क्या थी? पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, शायद तो उसकी वजह से प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है। ठीक है, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट कॉज है मैलिग्नेंट हाइपरपैराथायराइडिज्म। मैलिग्नेंट मतलब मैलिग्नेंसी हो जाए अगर कोई, चाहे वो पैराथायराइड की हो चाहे वो कहीं और की हो, जो पीटीएच लाइक पेप्टाइड कोई भी सक्रीट करेगी तो उसकी वजह से प्राइमरी हाइपरपैराथायराइड, उसकी वजह से हाइपरपैराथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं इसकी। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है आपने? जो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होगा ना, उसमें पहले पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो डिजीज़ होगी, हो सकता है इंसिडेंटल फाइंडिंग आपको मिले कैल्शियम लेवल रेज होने की। जबकि मैलिग्नेंट जो होगा वो अचानक से जितने टिपिकल फीचर्स हैं सबके साथ इकट्ठा ही प्रेजेंट करेगा वो। अब पीटीए ज़्यादा होने से क्या होगा? कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया होगा। ठीक है, और फिर वो कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम हर जगह जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर्स इसमें हो जाते हैं, पेन होते हैं, फिटीग होती है, और इस तरह के जो है वो सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। एक और कॉज आपने ड्रग भी याद रखनी है हाइपरकैल्सीमिया का, लिथियम जो होता है ना, वो भी हाइपरकैल्सीमिया का एक कॉज है, लिथियम, क्रोनिक लिथियम यूज़। अच्छा, एडिनोमा हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, स्टोन्स, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन्स, और आगे उसके यूरिटर और सारे उसमें भी हो सकते हैं। बोन्स में क्या होता है? बोन एकिस एंड पेन्स, ऑस्टियाइटिस, फाइब्रोसा, सिस्टिका। इसमें आपने याद रखना, ऑस्टियाइटिस बोन्स, फाइब्रोसा को छोड़ो, सिस्टिका सिस्ट। जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सारी बोन को जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं, बीच में जो है ना वो सिस्टिक स्पेसिस बन जाती हैं उसके, उसको हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो इतनी ज़्यादा होगी तो फ्रैक्चर्स होंगे और पेन्स होंगे और सारा कुछ होगा। ठीक है, ये आपके पास फटीग, मसल पेन, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, गाउट, ये वाले सिम्टम्स सारे हो सकते हैं इसमें। साइकेट्रिक ओवरटोन्स, डिप्रेशन, फटीग, साइकोसिस भी हो सकता है इसके अंदर। डिप्रेशन, फटीग, एनोरेक्सिया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लेथार्जी, एंजाइटी, ये हो सकता है। ठीक है, बाकी ये ऐसे ही है। क्यूटी इंटरवल उसमें प्रोलॉन्ग हो रहा था, हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपरकैल्सीमिया में शॉर्ट हो जाएगा। हाइपरटेंशन, वेट लॉस, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया हो सकते हैं। डायग्नोसिस, कैल्शियम लेवल्स रेज्ड होंगे, यूरिनालिसिस आप करवाओगे तो उसमें हाइपर कैल्सी, यूरिनालिसिस में तो वैसे कैल्शियम नहीं चेक करते, लेकिन अगर कैल्शियम लेवल्स इन यूरिन आप करवाओगे तो उसमें हाइपर कैल्सी यूरिया की वजह से इंक्रीज लेवल्स हो सकते हैं। पीटीएच लेवल्स आप करवा लो, वो इंक्रीज हो सकते हैं। फॉस्फेट लेवल्स, यस, साइक्लिक एमपी लेवल्स करवा सकते हैं यूरिन में। क्लोराइड टू फास्फोरस रेशो ऑफ मोर देन 33 इज डायग्नोस्टिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको किस चीज़ का बताएगा? प्राइमरी का बताएगा। ठीक है, अगर किडनी फेलियर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो सेकेंडरी और टर्शरी भी होता है एक, वो आप किडनी में कल पढ़ोगे कैसे होता है। तो उसमें ये वाली रेशो का इस तरह नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद रेडियोग्राफ्स आपके जो है वो आपको दिखाएंगे बोन्स के अंदर प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, ऑस्टियोपिनिया होगा, सब पेरियोस्टियल बोन डिसऑप्शन होगी बिकॉज ऑफ हाई ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। एएलपी का इसने लिखा नहीं है, वैसे वो शायद उधर लिखा हुआ था, एएलपी भी रेज होगा। लिख लेना। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका ये है कि अगर तो एडिनोमा है, कार्सिनोमा है, उसको आपने वैसे तो निकालना ही है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट आपने क्या देना होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट आप दे सकते हो बिसफॉस्फोनेट आपने स्टार्ट करवाने होते हैं। ठीक है, इसने डायूरेटिक्स लिखे हुए हैं इसने। हाँ मैं बताने लगा हूँ, बिसफॉस्फोनेट को इसने बताया ही नहीं है। खैर, बिसफॉस्फोनेट बेसिकली इसका ट्रीटमेंट होता है, उसमें फॉस्फेट, हाँ कैल्शियम देना होता है आपने बिसफॉस्फोनेट से। कैल्शियम क्यों देंगे आप? बिसफॉस्फोनेट देना होता है, ठीक है, वो कम कर देता है इसको, और क्योंकि वो इफ़ेक्ट उसका ना थोड़ा सा लेट जाके स्टार्ट होता है। तो जो एमरजेंसी में आपके पास ट्रीटमेंट है वो फ्यूरोसेमाइड है। फ्यूरोसेमाइड क्या करती है? कैल्शियम को निकलवाती है बॉडी में से, और थायोजाइड उल्टा है इसके। थायोजाइड जो है वो कैल्शियम को रिटेन करती है, और जो फ्यूरोसेमाइड होती है, लूप डायरेटिक्स होती हैं, वो कैल्शियम को एक्सक्रीट कराती हैं। ठीक है, तो
बताया भी उसने, तो नॉट गिव थायराइड डायरेटिक्स, क्योंकि उनका बिल्कुल उलट इफेक्ट है। तो ये आपने करना है। साथ आपने बिस्फोस्फोनेट देने हैं और फ्लूइड्स देने हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम हुई भी है उसको ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया, तो आपने उसको फ्लूइड्स देने हैं। फ्लूइड्स के साथ आपने फिरसमाइड देनी है, फिरसमाइड के साथ आपने बिस्फोस्फोनेट उसको लॉन्ग टर्म के लिए देने हैं। ठीक है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ फ्लूइड एंड फिरसमाइड, एफ। इसने फ्लूइड कहीं लिखा है, इनकरेज फ्लूइड्स। ठीक है, गिव डायरेटिक्स, फ्लूइड्स, और ये करना है आपने। बाकी मेन ट्रीटमेंट वही है, आपने निकाल देना है उसको, पैराथायराइड को। प्राइमरी ड्यू टू हाइपरप्लेजिया होता है, फोर आर्म में लगा देते हैं, फिर चेक करते रहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपने पहले सर्जरी करनी होती है, नेक की सर्जरी, क्योंकि थोड़ी डेंजरस है, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, उनको इम्प्लांट कर देते हैं फोर आर्म में, एक दो को, और उसके बाद कैल्शियम लेवल्स मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक हो जाते हैं तो सही है, वरना क्योंकि फोर आर्म में इजी है सर्जरी करना, तो बाकी भी फिर रिमूव कर देते हैं अगर नहीं हो रहा ठीक। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ब्रेक करते हैं 15 मिनट्स की, उसके बाद जो है क्या और क्या टॉपिक था इसका, एंडो का? यही 3 4 थे ना। एक्रोमेगाली हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया है, और पीटीएच भी हो गया। ठीक है, हम 15 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं 7:15 पे। पेज 1211। मैक्यूल का आपने याद रखना है, एरिया ऑफ कलर चेंज लेस देन 1 सेंटीमीटर इस मैक्यूल 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा। पैच पेप्यूल जो है वो रेज लीजन है, 1 सेंटीमीटर से कम, वो बड़ी हो जाए और डीप हो जाए तो नोड्यूल। प्लैक रेज्ड एरिया है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और एरिया है पूरा। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया हो गया है, सोरियासिस वगैरह में जो है वो इस तरह का आपको मिलेगा। वेसिकल्स में स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लीजन्स होंगी, ये आपने देखी भी होंगी हर्पिस में, और मेनली हर्पिस वगैरह में होती हैं ये। ठीक है, शिंगल्स में वगैरह में। तो वेसिकल्स होते हैं, और यही अगर आपके बड़े हों थोड़े फ्लूइड फिल्ड, तो उन लीजन्स को आप ब्लिस्टर्स या बुला कहोगे। ठीक है, बुलस लीजन्स, ये आपकी ऑटो इम्यून पेम्फिगस और पेम्फिगॉइड और ये वाली जो सारी होती हैं, इनके अंदर ब्लिस्टर्स बनते हैं। बर्न्स में भी बन जाते हैं। बर्न्स में भी बिल्कुल वही, हाँ, वो वाले ब्लिस्टर्स। ठीक है, पस्ट्यूल तो पता है आपको, ये पस फिल्ड जो लीजन्स होती हैं उनको पस्ट्यूल्स कहते हैं। पेटिकिया एंड पर्परा ड्यू टू स्मॉल एंड सुपरफिशियल जो वेसल्स होती हैं उनके रप्चर से जो है वो होता है ये। ठीक है, डर्मस में जब एक्स्ट्रा वास्कुलर ब्लड होगा वो आपको बाहर से नज़र आएगा पेटिकिया। और पर्परा वही होता है, थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा हो जाता है, हम उसको पर्परा कह देते हैं। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इसके लिए, और चीज़ों में होता है ये प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से। तो बाकी ये देख लो एक दफ़ा, इनका जब आएगा आपके पास मैक्यूलो पेप्यूलर रैश, अक्सर आपका डीडी आया हुआ होता है। ठीक है, पीड्स में आता है इसका ना, डीडी बताना होता है। वेजिकुलर रैश का डीडी बताना होता है। ब्लिस्टर्स बोला तो कोई इतना बड़ा इसका नहीं है। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं क्या क्या लीजन्स होती हैं आपके पास। हाँ, कर लिया रिकॉर्डिंग ऑन। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसको ना। एक्नी वल्गैरिस क्या होता है? एक्नी में ना आपके पास ये प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्नीज एक एनारोबिक बैक्टीरियम है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन कैसे होगा? पहले जो आपके जो ये होते हैं ना, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, उनकी डक्ट्स ओपन हो रही होती हैं इनटू हेयर फॉलिकल्स, वहाँ पे इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, वहाँ पे फिर ऑब्स्ट्रक्शन के बैक पे जो है वो मतलब
स्ट्रेसेस होगा, सारी इन्फ्लेमेशन वगैरह और इन्फेक्शन हो जाता है ये। ठीक है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उसके अंदर और इन्फ्लेमेशन फर्दर, ये सारी जो चीज़ें बनती हैं ये एक्नी वल्गैरिस में आती हैं सारी। तो हाँ, बिल्कुल सीबम में जो होता है। तो ये आपने इस तरह देख लेना। ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, आपका डायग्नोसिस हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइक यंग एज में जो है वो कॉमन होता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, फूड का इसके ऊपर कोई एज सच वो नहीं होता इफेक्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो आपने देखना है जनरल गाइडलाइन क्या है, आपने एरिया को जो है वो क्लीन रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी जो है वो वॉशिंग नहीं करनी, बार बार जो है वो सुबह शाम फेस वॉश से उसको रगड़ना नहीं है, जस्ट नॉर्मल आपने रखना है उसको। ठीक है, मेकअप, क्रीम, ऑयल, स्टीरॉइड्स, एंड्रोजेंस ये आपने हद में यूज़ करने हैं। ठीक है, मेडिकेशंस का यूज़ जो है वो इसमें लॉन्ग टर्म होता है इवन आपने किसी ने अगर करवाया तो उसमें एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो 6 3 3 मंथ 6 6 मंथ इस तरह जो है वो लेनी पड़ती हैं। तो उनका अगर बीच में छोड़ देंगे तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बेस्ड ऑन कितनी एक्नी है, माइल्ड टू मॉडरेट है, सीवियर है, कितनी है, तो उसकी बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले आपने करना है टॉपिकल एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट। ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक वो कौन सी यूज़ होती है, बेंजाइल पेरोक्सिडेज का सॉरी बेंजाइल पेरोक्साइड का ऑइंटमेंट होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे ठीक हो जाएगा तो सही है। अगर उससे ठीक नहीं होता तो आप उसकी पोटेंसी बढ़ा दो, बेंजाइल पेरोक्साइड की जगह आप एरिथ्रोमाइसिन ऐड कर लो, आप क्लिंडामाइसिन ऐड कर लो, तो उससे ठीक हो जाएगा माइल्ड टू मॉडरेट अगर केस है। नहीं तो फिर ऑब्वियसली टॉपिकल एंटीबायोटिक के बाद आप क्या यूज़ करोगे, ओरल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक उसमें यूज़ होती हैं आपके पास ये इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज़ हो सकती हैं, क्लिंडामाइसिन ये जो मैक्रोलाइड्स हैं ये यूज़ हो सकती हैं, मेनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, ये सारी यूज़, टेट्रासाइक्लिन, ये वाली सारी आप ओरली भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर भी ठीक नहीं होता, फिर आपने ऐड करनी है टॉपिकल आइसोट्रेटिनोइन। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए होता है वो, अ, उससे जो है वो एक्नी ठीक हो जाती है। ठीक है, फिर फर्दर आप उससे भी ठीक नहीं होती, बहुत ही सीवियर उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी, इधर लिखा होगा इसने ना, मतलब वो किसी भी चीज़ से वो ठीक नहीं हो रही होती। ठीक है, टॉपिकल रेटिनॉइड से ठीक नहीं हो रही थी जिसमें आइसोट्रेटिन होता है। आइसोट्रेटिन जो होता है वो, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते, टेट्रोजेनिक भी होता है। ठीक है, टॉपिकल वाला भी जो है वो प्रेगनेंसी में आपने अवॉइड ही करना होता है। तो इस ये आपने देना है, और इतना ट्राइट्रोजेनी का ये 1 मंथ देते हुए आपने जो है वो HCG करवाना है इसका, कि प्रेगनेंसी उस टाइम ना हो, और उसके बाद भी मेडिकेशन स्टॉप करने के बाद भी 1 मंथ तक कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी है, तो इससे ठीक हो जाएगा होपफुली। तो ये एक्नी वल्गैरिस में आपने इतना याद करना है, सबसे पहले आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक दी विच इज़ बेंजाइल पेरोक्साइड, उससे ठीक नहीं हुआ तो आपने पोटेंसी बढ़ाई, एरिथ्रोमाइसिन दी या क्लिंडामाइसिन दी, नहीं ठीक हुआ आपने ओरल एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर दी, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन कोई भी दे सकते हैं। नहीं ठीक हुआ आपने टॉपिकल रेटिनॉइड्स ऐड कर दिए, उससे भी नहीं ठीक हुआ आपने ओरल रेटिनॉइड ऐड कर दिए, लेकिन प्रेगनेंसी का ख्याल रखना है ओरल रेटिनॉइड्स में, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और ड्रग का यूज़ ख़त्म करने के बाद भी 1 मंथ तक कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी है। ये स्लैप्ड चीज़ अपीयरेंस जो होती है ना, रेडनिंग ऑफ फेस हो जाती है, कुछ लोग बहुत ही रेड रेड लग रहे होते हैं जो, तो उनको ये रोजेशिया होता है। ठीक है, इतनी कोई इसमें मतलब डेंजरस कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, रेडनिंग ऑफ फेस हो जाती है, चीक्स, फोरहेड, नोज इस एरिया की ज़्यादा होती है, सिमिलर टू एक्नी होती है बट लेट एज में जाके स्टार्ट होती है। ठीक है, कॉकेशियन गोरी वुमेन जो होती हैं उनके अंदर 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में कॉमन होती है, देखी होगी आपने। एरिथेमा, टेलेंजेक्टेजिया, पेप्यूज, रेडनेस, ये सारा कुछ हो सकता है इसमें। कॉमेडोन्स नहीं बनेंगे। कॉमेडोन्स क्या होते हैं, वो जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं ना, ओपन एंड क्लोज कॉमेडोन्स उनको कहते हैं, तो वो भी नहीं होते इसमें। ये एक्नी से इसका डिफरेंस है, और इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे आप मेट्रोनिडाजोल नहीं यूज़ कर रहे थे, इसमें आपने मेट्रोनिडाजोल टॉपिकल यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट डिजीज़ नहीं है, एक्नी वल्गैरिस इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करनी है। ये इनमें से कुछ नहीं करना।
सेबोरिक डर्माटाइटिस क्या होता है, सुना है कभी? डैंड्रफ ही है। हाँ डैंड्रफ है, ठीक है ना, खुश्की जो होती है। हेड एंड शोल्डर लगाओ, इससे सही हो जाएगी। चलो, माइल्ड, ओहो ऊपर चला गया। अ क्रोनिक इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर विच अकर्स इन इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। कुछ इसका एज सच नहीं कर सकते आप, सिर्फ सनलाइट कर सकते हो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो जो थोड़े टाइम के लिए देगा, कीटोकोनाजोल यूज़ कर सकते हो, और टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लेकिन ऐसा इसका भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। होता क्या है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन होती है उनमें ज़्यादा कॉमन होता है ये। मेल में जो है वो इधर नहीं लिखा वैसे, चलो खैर, बस ऑयली स्किन वालों में कॉमन होता है। ठीक है, लोकेशन स्काल्प पे होती है, खुश्की हो जाती है, स्केल से वो बनना शुरू हो जाते हैं वाइट वाइट। ठीक है, बाकी कहीं पे भी हो सकते हैं, स्किन में कहीं पे भी हो सकता है, बिहाइंड द ईयर्स हो सकता है, बियर्ड में हो सकता है, नोज, आईब्रोज, आर्मपिट्स, अंडर ब्रेस्ट, ग्रोइन एरिया, कहीं पे भी कॉमन स्काल्प पे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? माइल्ड केसेस मैनिफेस्ट एज डैंड्रफ। डैंड्रफ में क्या होगा, वो जो वाइट वाइट स्केल्स बनते हैं ना, वो स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको आप डैंड्रफ कह देते हो। ठीक है, येलोइश ऑयली थिक फ्लेक्स बन सकते हैं नियर आईलैशेस इन द ईयर कैनाल, इचिंग हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर इचिंग की वजह से क्या होता है, मसला सारा उसकी वजह से होता है, इचिंग की वजह से। फिर जो डैमेज करोगे आप स्काल्प को या स्किन को, वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो मसला करेगा। ठीक है, बाकी आप ये यूज़ करें, ये जनरल भी आपको पता ही होगा, धूप पे बैठा करो, हेड एंड शोल्डर यूज़ करो, कीटोकोनाजोल का शैम्पू आता है वो। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ करेंगे। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस टाइप 4 जो दो तरह से होता है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ठीक है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में क्या होता है, ये अ, जो भी चीज़ होगी ना आपकी स्किन को इरिटेट करेगी वो। ठीक है, इसमें लाइक वो जो है ना सब्सटेंस है, वो है ही इरिटेटिंग है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे समझ लो कि आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू नो बाकी लोगों के, तो इस वजह से वो इरिटेट करेगी स्किन को। उसमें डिटर्जेंट हो सकते हैं, एसिड हो सकती हैं, अल्कलीज हो सकती हैं, डिफरेंट कोई हैंड वॉश या फेस वॉश या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले एक जो है वो सेंसिटाइजेशन के लिए इवेंट रिक्वायर्ड हो, और फिर जब आप सेकंड टाइम करो, पहली दफ़ा आप सेंसिटाइज हो जाओ, सेकंड टाइम जब आप यूज़ करोगे तो अचानक से रिएक्शन आएगा, वो होता है ये इरिटेंट है ना, वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में होता है। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है। तो इन दोनों को आपने ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता, बस कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का ही आता है उसमें, बस टाइप 4 उसमें बताना होता है आपने। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें फिर कुछ भी हो सकता है, कोई दुनिया जहाँ की चीज़ हो सकती है, कोई आपके कपड़े हो सकते हैं, कोई क्रीम हो सकती है, ठीक है, पाउडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ग्लव्स हो सकते हैं लेटेक्स से। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें क्या होगा, सेंसिटाइजेशन ऑफ स्किन होगी 1 to 2 वीक्स पहले, और जब सेकंड टाइम आपके लगेगा वो दोबारा से, तो ये फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये तो स्पोरिक डर्माटाइटिस है। रेडनेस, इचिंग और रैश, ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। पहले आपके बनेंगे पेप्यूल्स। ठीक है, इरिथमेटस पेप्यूल्स, रेड कलर की रेज लीजन्स बनेंगी, फिर वो हो जाएंगी फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, और फिर उसमें से फ्लूइड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, ओजिंग ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाएगी। डीमा हो सकता है, क्रस्टिंग, थिकनिंग एंड स्केलिंग होगी, लाइकेनिफिकेशन होगी। रैश इज़ यूजली वेरी प्रूरिटिक। ठीक है, अब अचानक से रैश शुरू हुआ है, उसमें प्रोराइटस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो इसकी तरफ जाएगा आपका। Interval between exposure to appearance of rash varies, but may be from several hours to as long as 4 to 5 days. The rash is found only in exposed areas. तो यह आपने डिफ्रेंशिएट करना है। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, अर्टिकेरिया, उसमें आप देखोगे कि रैश सिर्फ उस जगह पे भी नहीं होगा, पूरी बॉडी पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और हम आगे जाके भी देखते हैं। उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा होता है। ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें से क्वेश्चन इतना ही आएगा आपका कि टाइप 1 है, टाइप 4 है, हिस्टामीन देनी है या एपिनेफ्रिन देनी है या क्या करना है। अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं आपने, और टॉपिकल, और आप
सिस्टेमिक भी यूज़ कर सकते हो सिवियर केसेस में, इतनी सी हिस्टामीन बात है क्यों इसमें। नहीं दी? हिस्टामीन का रोल नहीं है ना। टाइप 4 में डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जो T4 होते हैं, CD4 जो होते हैं, तो वो इन्वॉल्व होते हैं इस वजह से। जो हम टाइप 1 जहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे हिस्टामीन का रोल होगा लॉन्ग टर्म में, वो भी इमरजेंसी में। वहाँ पे भी हिस्टामीन कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पे आपको एपी देनी पड़ेगी, एपिनेफ्रिन देनी पड़ेगी, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो क्या किया आपने, कांटेक्ट जो भी कर हो रहा था उसको हटाया आपने, ठीक है, कूल वाटर उसको कंप्रेसेस दिए, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड टॉपिकल लगाए, और अगर सिवियर केस था तो फिर ओरल भी दे के आपने उसको कर दिया। डायग्नोसिस ऑन द बेस ऑफ सिवियर इचिंग ओनली इन दोज एरियाज जहाँ पे वो हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, और बाकी आपको पता लग गया। इरिथेमेटस पेप्यूल्स बनेंगे, मतलब रैश बनेगा, सिंपल याद रखो बस, इतना डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। रैश होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और ओजिंग होगी, ठीक है, ये सिंपल। पिट्रियासिस रोजिया, इसमें इसका बस आपने याद रखना है कि रिंग वर्म लीजन होती हैं इसमें, ठीक है। रिंग वर्म लीजन और किस डिजीज़ में होती हैं? लाइम डिजीज़ में होती हैं, ठीक है ना, लाइम डिजीज़ में, हाँ। तो उसके आपने डिफ्रेंशिएट करना है उनको, क्योंकि इसमें जो है वो कोई कंटेजियस नहीं है, ये कुछ नहीं है पहले की नहीं, और उसमें ऐसा नहीं होता। और दूसरा, इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो कोई ख़ास नहीं है, उसमें आपने एंटीबायोटिक देनी होती है, इसमें आपने एज सच ट्रीटमेंट नहीं देना होता। अगर बहुत ज़्यादा रैश, बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह है तो उसके लिए एंटीहिस्टामीन यूज़ की जा सकती है, स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट। एडमा नोड्यूज़म, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे पहले हमने जितना पढ़ा है उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपने लाइन याद करनी है। पेनफुल, पेनफुल, पेन होगा इनमें। रेड सबक्यूटेनियस एलिवेटेड नोड्यूल्स टिपिकली प्रेजेंट ओवर द शिन, या ये याद रखो पूरा, एंटी एस्पेक्ट ऑफ टिबिया। तो शिन पे होते हैं पेनफुल रेज्ड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट याद करना है कि ये किस किस, ये स्पेसिफिक नहीं है किसी एक चीज़ के साथ, नॉन स्पेसिफिक चीज़ है, किसी भी इसमें हो सकती है। आप याद की हुई हैं आपने ऑलरेडी, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में हो सकती हैं, सार्कोइडोसिस में हो सकती हैं, उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होती है ना, क्या नहीं होती? क्रॉन्स डिजीज में होती है। क्रॉन्स डिजीज़ में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप जब जब भी आपके पास एडमा नोड्यूज़म आएगा, तो आप जब टेस्ट लिखोगे इसके या डायग्नोसिस लिखोगे, तो उसमें एक तो ये क्लिनिकल आपके पास नज़र आ गया, आपको पेनफुल रेड टेंडर नोड्यूल्स हैं। और जब आप देखोगे कि टेस्ट करवाओगे, तो इन सारी चीज़ों के आपने टेस्ट करवाने हैं। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के टाइटर करवा लेने आपने, सिफिलिस के लिए VDRL करवा लेना, CBC करवा लेना, ESR, CRP, ये सारी चीज़ें। इन्फेक्शंस भी सारे चेक करने हैं आपने, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी सारी चेक करनी है, ठीक है। और बाकी फीचर्स भी उसके देखने हैं। सिंपल इसका आपका आएगा, लेकिन डायग्नोस करना है इसको। ये वाली लाइन याद रखनी है आपने। पेनफुल रेड सबक्यूटेनियस एलिवेटेड नोड्यूल्स टिपिकली ओवर द शिन, शिन के अलावा प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, लेकिन शिन ज़रूर याद आपने रखना है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया। अब इसमें देखो, एरिथमा नोड्यूज़म था ना वो, हाँ ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट भी आया हुआ है इसका। बेड रेस्ट, लेग एलिवेशन, एनसेड्स और हीट और पोटाशियम आयोडाइड में हेल्प, और ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशन, पहले इसके लिखना है, ऊपर लिखा हो शायद इन्होंने। हाँ लिखा हुआ है, ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आपने लेग एलिवेट करवा देनी है, एनसेड्स दे देने, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हीट देनी, पोटाशियम आयोडाइड यूज़ हो सकता है। तो ये आपके डेफिनेशन में भी इस तरह लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ है वहाँ पे, वो अगर आप याद कर लो तो अच्छा है। कॉजेज उसमें ज़रा सही करके लिखी हुई है उन्होंने। एडमा न्यूडिज्म की भी कॉजेज करनी है आपने, और एडमा मल्टीफॉर्म की भी करनी है, ठीक है। उसमें उसने बताया हुआ कि इन्फेक्शन ये हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये हो सकते हैं, अदर कॉजेज ये हैं, मेडिकेशन ये हैं, तो वो आपने कर लेना। एडमा मल्टीफॉर्म में जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, उसमें पेनफुल रेड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन रहे थे, इसके अंदर टारगेट लीजन्स बन रही हैं, बुल्स आई लीजन, ठीक है। मैं बिकम बुलस, बुलस का मतलब है कि बुला बन सकते हैं, यानी जो फ्लूइड फील्ड वो लीजन्स होती हैं ना, वो बन सकती हैं। स्किन में भी प्रोरेटिक एंड पेनफुल, ऊपर कोई प्रोराइटस नहीं था, यहाँ पे प्रोराइटस है, ठीक है। कॉजेज ओवरलैपिंग है इनकी,
और इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं? herpes सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है, HSV है, वही herpes सिम्प्लेक्स वायरस है। मेडिकेशंस हैं, सल्फर ड्रग्स इसमें याद रख लो, पेनिसिलिन याद रख लो। सल्फर ड्रग्स और पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स ना आपकी तकरीबन काफ़ी जगह पे जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे वहाँ सल्फर ड्रग्स होंगी, पेनिसिलिन होंगी, ये सेफ्लोस्पोरिन्स होंगी। आपका एलर्जिक इंडस्ट्रियल नेफ्राइटिस आएगा वहाँ पे भी यही होंगी। और एरिथमा मल्टीफॉर्म में आया यहाँ पे भी यही है। तो ये पता नहीं, कुछ काफ़ी कुछ करवा रही हैं। स्किन स्किन रिलेटेड जो वो आएगा, ड्रग रिएक्शन आएगा ना जहाँ पे, वहाँ पे भी यही होगी। तो इसको एक ही दफ़ा याद कर लो, फेनिटोइन, एलोप्योरिनोल, सल्फर ड्रग्स एंड सल्फर ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं? सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फासैलाजीन्स हैं, इसमें डायरेटिक्स में से भी एक दो हैं शायद, फ्यूरोसेमाइड भी सल्फर ड्रग है। हाँ, तो ये वाली सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके ऑप्शंस में, ये चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए आपने देख लेना है कि सल्फर ड्रग्स हैं कौन कौन सी। स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, एक तरह से ये एक सिवियर, मॉडरेट टू सिवियर फॉर्म है एक दूसरे की ना। ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम थोड़ा कम सिवियर है, और जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है वो उससे भी ज़्यादा सिवियर है। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक साइन होता है, हम्म, उसने लिखा ही नहीं। अच्छा चलो देखते हैं आगे। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है, और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में क्या होता है, एक्सटेंसिव एंड सीवियर इन्वॉल्वमेंट होती है और डर्मस और एपिडर्मिस की ना आपस में डिटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, स्किन की लेयर्स होती है ना, डर्मस होता है, एपिडर्मिस होता है, डर्मस होता है, और इस तरह चल रहा होता है। तो एपिडर्मिस की अपनी लेयर्स होती हैं, बेजल लेयर है, ठीक है, BSGLC जो था, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बेज़ल, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, इस तरह जो थी। तो डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं तो उनकी आपस में डिटैचमेंट हो जाती हैं। आइज़ एंड माउथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फीवर, डिफ़िकल्टी ईटिंग, रीनल फेलियर, सेप्सिस इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। रीनल फेलियर और सेप्सिस जब आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हो तो बेसिकली आप इनका प्रिवेंशन करना होता है। आपने ICU में एडमिट करके आपने जो है ना वो रिहाइड्रेशन करनी होती है, डायूरेटिक्स देने होते हैं, सारा कुछ स्किन इन्वॉल्वमेंट को ठीक करना होता है। आइज़ जो होती हैं वो प्रोन होती हैं डैमेज के लिए, तो उनको आपने सेव करना होता है। ड्रग्स देखो फिर वही आ गई, सल्फर ड्रग्स, पेनिसिलिन, फेनिटोइन, एलोप्योरानोल, ठीक है। यही आपकी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में है, यही स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में है, यही आपकी उसमें है एरिथमा मल्टीफॉर्म में, और स्किन ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन जो है उसके अंदर भी यही है, ठीक है। पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, क्योंकि लेस सीवियर है एज़ कम्पेयर टू टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। तो उसमें डेथ के रिस्क 5% है, और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में 30% तक डेथ का रिस्क है बेसिकली शॉक की वजह से, फ्लूइड लॉस की वजह से इनका, और इन्फेक्शन होने की वजह से, और सेप्सिस की वजह से डेथ हो जाती है इनकी। नेक्स्ट इज बुल्लस पेम्फिगॉइड और पेम्फिगस वल्गैरिस। ये ना सारी एक जैसी डिजीज़ हैं, इसमें काफ़ी सारी आती हैं बुल्लस लीजन्स जो हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ना, जो डिफरेंट लेयर्स हैं एपिडर्मिस की और डर्मिस की, और डर्मिस और एपिडर्मिस आपस में खुद भी, और डिफरेंट डेस्मोप्रेसिन है, डेस्मोग्लीन है, ये जो सॉरी डेस्मोग्लीन जो है, ये प्रोटीन्स हैं, इनको आपस में जंक्शंस हैं ये, ठीक है, बाइंड किया हुआ है इनको आपस में। अगर इन प्रोटीन्स को किसी तरह ऑटो इम्यून फिनोमेना की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इनकी IgG इनके अगेंस्ट बन जाते हैं, तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, आप ये समझो कि लॉक खुल गए, ठीक है। जब वो लॉक खुल जाएंगे तो वो लेयर्स आपस में डिटैच्ड हो जाएंगी, ठीक है। जब वो डिटैच हो जाएंगी तो उनके बीच जो जगह होगी सारी वो फ्लूइड फिल्ड हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम ब्लिस्टर कहते हैं, उसी को हम बुल्ला कहते हैं। तो बुल्लस लीजन इस वजह से बनेंगे। अब वो कौन सी लेयर डिटैच हुई है उसकी बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, और कौन सी प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी है उसके ऊपर किया हुआ है। जो बुल्लस पेम्फिगॉइड होता है इसके अंदर, मुझे प्रोटीन का नाम भूल गया,
डेस्मोग्लीन होती है शायद पेम्फिगस वल्गैरिस में, बुलस पेम्फिगोइड में क्या होता है, CD18 पता नहीं इस तरह की प्रोटीन होती है, मैं देख के बताता हूँ। ओके, पेम्फिगस वल्गैरिस में होती है आपके पास डेस्मोग्लीन, ठीक है, और बुलस पेम्फिगोइड में आपके पास होती हैं BP230 एंड BP180, ठीक है ना। तो जो पेम्फिगस वल्गैरिस है वो आपकी 40 to 60 ईयर्स में कॉमन है, और बुलस पेम्फिगोइड जो होता है वो इससे भी ऊपर 60 से ज़्यादा एज में कॉमन होता है। तो इस तरह आपने इसका आएगा नहीं आपके पास कि एज सच इस तरह नहीं आएगा। सबका ट्रीटमेंट टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ है, सबका ट्रीटमेंट टॉपिकल ग्लूको। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो जिसमें ब्लिस्टर्स रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा डेंजरस है, उसमें ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, उसमें जल्दी शॉक में जाएगा पेशेंट। तो रप्चर किस में ज़्यादा होंगे, वल्गैरिस में। वल्गैरिस में, ठीक है। बुलस पेम्फिगोइड में क्या होता है, नीचे डर्मस होता है, ऊपर ना 2-3 लेयर होती हैं एपिडर्मस की, जो इसका रूफ बना रही होती हैं ब्लिस्टर का, ठीक है। तो ये थिक होता है, ये इतनी जल्दी जो पॉप नहीं होता, जबकि जो वल्गैरिस होता है उसके अंदर एक लेयर होती है ऊपर सिर्फ, ठीक है, बाकी सारी लेयर्स जो होती हैं वो नीचे होती हैं। तो ये बड़ा थिन सा रूफ बन रहा होता है इसका, इसको जल्दी पॉप हो जाते हैं, इसमें सारा फ्लूइड लॉस होता रहेगा, बार बार फ्लूइड लॉस होगा, इसकी वजह से ज़्यादा डेंजरस है। आई होप समझ आ रही हो ये बात। बाकी इसमें हमेशा IgG इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। ऑटो इम्यून फिनोमिना है, आपने प्रोटीन्स याद कर ली हैं। बुलस पेम्फिगोइड में BP130 एंड BP230 एंड 180 होती है, और पेम्फिगस वल्गैरिस में डेस्मोग्लीन होती है। बाकी टाइप्स इसकी बहुत सारी हैं, इधर इसने 2 ही दी हैं, आप भी ये इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। ये देखो पेम्फिगस वल्गैरिस किस तरह रप्चर हुआ है, सारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, और फिर उसमें इन्फेक्शन भी होगा, जो जगह इस तरह ओपन हो जाएगी। वार्ड्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए HPV 6 और 11 वार्ड्स करवाते हैं, और बिनाइन होती हैं ये चीज़ें, और ऐसा इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोकल इसको एब्लेशन वगैरह करके, क्रायो एब्लेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, कुछ भी करके इसको निकाल सकते हैं। ये भी HIV पेशेंट्स में पॉक्स वायरस करवाता है, इसमें भी आपने बस इतना ही याद करना है। हाईली कंटेजियस कंडीशन है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से आगे जाता है, ठीक है। मतलब ये करवा दिया था आपको। ये फंगल इन्फेक्शन करवाए थे, नहीं किए। नहीं। ओके। ओके, इसमें ना आपको जिस जगह को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, ये उसी का उसने नाम रखा हुआ है। कॉर्पोरस बॉडी को कहते हैं, तो टीनिया कॉर्पोरस जो बॉडी और ट्रंक को इन्वॉल्व करेगी, कैपिटस वाला स्काल्प को इन्वॉल्व करेगा, अनगुइम इनको कहते हैं, नेल्स को, इसको ओनिकोमाइकोसिस भी कहते हैं। तो ये नेल्स को इन्वॉल्व करेगी, जैसे टीनिया पीडिस एथलीट्स फुट है, और क्रूरिस जो है वो क्रॉच से है ये, ठीक है। जॉक्स एच ये जो है वो ग्रोइन एरिया में होगी। तो सेम ही है, अब ये देखते रहो कि स्काल्प में चिल्ड्रन में कॉमन है, ठीक है। नेल्स वाली यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत ही एल्डरली पेशेंट हो तो अनयूजुअल सी लाइक बात है कि नेल्स में फंगस हो रही है, तो एडल्ट बहुत ही उसमें होती है, ठीक है। एथलीट्स फुट उनमें होती है जो बहुत ज़्यादा, एथलीट नाम से पता लग रहा है, एथलेटिक कौन होते हैं, यंग जो पेशेंट होते हैं एथलेटिक होते हैं उनके ये होते हैं। अच्छा, किस जगह पे होती है, जहाँ पे वार्म, मतलब थोड़ा सा वार्म हो, ठीक है, एरिया, और वेट हो, ह्यूमिड और वार्म एरिया में होती है। तो ये सारे एरियाज आप देखो, जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी और वार्म एरिया है, वहाँ पे इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बिटवीन द टोज, थाई का एरिया है, इनर, और इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको डायग्नोसिस कैसे होगा, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के बेसिस पे कर सकते हैं, आपको हाइफी वगैरह नज़र आएंगे, और
नहीं तो आप KOH प्रिपरेशन करोगे तो उस पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, टीनिया कैपिटस के लिए वुड लैम्प यूज़ होता है और इसने आगे बताई हुई हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरियम है, माइक्रोस्पोरियम के अलावा ट्राइकोफाइटन होता है और एक तीसरा भी होता है, ये नेम है फंगस के, तो ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें देखो सारों में जो है ना वो टॉपिकल दे रहे हैं, जो नेल है ना उधर टॉपिकल काम नहीं करती। ठीक है, और जो हेयर है उधर भी टॉपिकल काम नहीं करती। नेल और हेयर अगर यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे आपने ओरल देनी है, मतलब सिस्टेमिक देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, टॉपिकल आपको पता है कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, कोट्राइमाजोल है, ये सारे टॉपिकल यूज़ किए जा सकते हैं। इमिडाजोल जो हैं सारे। अच्छा, MCQ अबाउट वुड लैम्प, हाँ उसका क्या आंसर था? फंगस के लिए था, हाँ ठीक है। तो अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, जहाँ पे आपके पास आ जाए हेयर इन्वॉल्वमेंट आ जाए या नेल इन्वॉल्वमेंट आ जाए, वहाँ पे आपने ओरल देनी है। ग्रिजोफ्लेविन है ये उसकी बेसिकली उसके किसी रिप्रोडक्शन जो होती है ना उसके अंदर एक स्टेप को रोकता है ये, तो इसलिए दे सकते हैं। बाकी कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, कोट्राइमाजोल ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ करनी है। वो गुजर आ गया है, आया तो नहीं अभी। स्केबीज बहुत इजी है और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। जब भी कोई आए ना बहुत ज़्यादा इचिंग के साथ, और उसके दोस्तों को भी इचिंग हो या उसके घर वालों को भी इचिंग हो, ठीक है, उसके साथ रहने वालों को भी इचिंग हो, तो वो स्केबीज हो सकता है। ठीक है, बड़ा इतना इजी टॉपिक है। अच्छा, स्केबी सार्कोप्टेस स्केबियाई, ये आपसे पूछा जाता है कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट है और फोमाइट से भी कांटेक्ट है। कपड़ों से हो सकता है, बेडशीट से हो सकता है, तौलियों से हो सकता है जो हॉस्टल में एक दूसरे के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही है अगेंस्ट द जो उसके लार्वा होंगे और एग्स होंगे ना, वो वहाँ पे होते हैं, स्किन के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो सब कुछ अपना अच्छी तरह सारा पीसेस वगैरह और ये वो होते हैं उनके उनके अगेंस्ट जो एग्स होते हैं, ठीक है, लार्वा होते हैं, माइट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इंटेंस इचिंग होती है। ठीक है, तो जब आप एग्जामिनेशन करते हो, एक तो इचिंग की वजह से वो सारे उसके साइन बने हुए होंगे, दूसरा जो माइट्स होते हैं ना वो अपनी टनल्स बना के वहाँ पे खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो टनल्स आपको, उनके मार्क्स आपको नज़र आएंगे, उनको कहते हैं ब्रोज। ये भी एक इसका डायग्नोस्टिक फीचर है, मतलब साइन आपको नज़र आएगा ब्रोज। ठीक है, उसके अलावा इचिंग की वजह से ट्रॉमा होगा उसमें, उसके साइन हो सकते हैं आपके पास, स्केल्स वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, पेप्यूल्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, बड़ा इजीली इसका डायग्नोज हो जाएगा आपका। कॉमन एरियाज कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इंटर डिजिटल एरियाज, ये जो उंगलियां हैं इनके बीच वाले एरियाज, ठीक है, रिस्ट्स और एल्बो, फीट, एंकल्स, पेनिस, स्क्रोटम, जो ये इस तरह की चीज जगह है ना जहाँ छुपी हुई जगह कह लो आप, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बाकी होता है पूरी बॉडी पे और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और नाइट टाइम पे ज़्यादा होती है। डायग्नोसिस इसी तरह होगा, आप देखोगे उसके तो आपको ब्रोज मिल जाएंगे। डायग्नोसिस ऑफ स्क्रैपिंग करोगे तो उसमें आपको माइट, ओवा या ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ये था, ये बिल्कुल मैंने पढ़ा था। हेड, नेक, palms एंड सोल्स आर स्पेयर्ड टिपिकली। ठीक है, एक्सेप्ट इन इन्फेंट्स, एल्डरली एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो ये स्पेयर्ड एरिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, हेड, नेक, palms एंड सोल्स। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, परमेथ्रिन 5% क्रीम लगा दो, इसको मेलाथायोन आती है वो लगा दो, या फिर लिंडेन क्रीम है ये आप लगा दो इसको। तीन तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास, परमेथ्रिन 5%, लिंडेन या मेलाथायोन। ठीक है, करना क्या होता है इसमें, जितने भी लोग हैं सारे साथ रहने वाले, उन सब ने नहाना है, लगानी है ये और छोड़ देनी है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही है ना, हाँ, ओवरनाइट और फिर दोबारा नहा लेना है। और सारों ने इकट्ठे करना है ये काम। ठीक है, अगर एक भी रह जाएगा तो दोबारा होने के चांसेस हैं। उसके अलावा क्लॉथिंग वगैरह जो होती है उसको भी अच्छी तरह धोना है, वार्म वाटर से उसको प्रेस वगैरह करना है, और ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जी, हेड टू टो सारा कुछ।
एक्टिनिक केराटोसिस और सोलर केराटोसिस में आपने बस ये याद रखना है ये प्री मैलिग्नेंट है या नहीं है। तो प्री मैलिग्नेंट होते हैं एक्टिनिक केराटोसिस या नहीं होता? होता है शायद। होता है, ठीक है। सेबोरिक केराटोसिस होता है। इसके आपके जो नहीं। सारे एमसीक्यू आएंगे ना वो इसी तरह से के होंगे। एक्टिनिक केराटोसिस, सेबोरिक केराटोसिस, एक्टिनिक डर्माटाइटिस और पता नहीं एक जैसे ही सारे होते हैं। तो सोलर केराटोसिस भी कहते हैं एक्टिनिक केराटोसिस, बस एक इसको याद रख लो आप, ये है प्री मैलिग्नेंट है, बाकी सारे कोई नहीं है। बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इस तरह आपका निवाय का भी आता है। डिस्प्लास्टिक निवाय जो है ना वो प्री मैलिग्नेंट है, और जो आपका एक और निवाय होता है मिलानोसिटिक निवाय होता है, वो नीवस जो होता है तिल जिसको कहते हैं, वो प्री मैलिग्नेंट नहीं होता। सिर्फ डिस्प्लास्टिक निवाय जो होते हैं वो प्री मैलिग्नेंट होते हैं। इसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। मेलानोमा हमने करना है, ये इंपॉर्टेंट है, कल करेंगे इसको। क्यूबिड अल्सर, सोरियासिस, ये आ गया सेबोरिक केराटोसिस, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल बिनाइन कंडीशन है, कोई मेलिग्नेंसी का इसमें कुछ भी नहीं है। मैं एक्टिनिक केराटोसिस के साथ इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। सोलर, उसको सोलर केराटोसिस कहते हैं ना, इसको नहीं कहते क्योंकि वो सोलर के साथ, सन के साथ एसोसिएटेड है, या सन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। इसकी बिल्कुल अलग किस्म की वो है। कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि सन के साथ नहीं है, वो सन एक्सपोज एरियाज में होता है एक्टिनिक केराटोसिस आपका। ट्रीटमेंट सिर्फ कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वही क्रायोथेरेपी, क्यूरेटाज, कुछ भी इस तरह का लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, ठीक है। ये हाँ ये कर लेते हैं। सोरियासिस और मेलानोमा ना कल पढ़ेंगे। अच्छा, एलर्जिक रिएक्शंस। अब अर्टिकेरिया और अर्टिकेरिया क्या है? अर्टिकेरिया बेसिकली ना स्किन का रिस्पॉन्स है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है स्किन का, ठीक है। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या चीज़ रिलीज होती है? हिस्टामीन। हिस्टामीन रिलीज होती है। और हिस्टामीन क्या करती है? अगर सिर्फ स्किन पर रिलीज हो रही है तो यहाँ पे ये इचिंग करवाएगी, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है वो एडिमा वगैरह या इस तरह की एरिथेमा और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और प्रूराइटस होगा, ठीक है। जब आप उस पर स्क्रैचिंग करोगे तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और चीज़ें भी हो सकती हैं, और जितनी ज़्यादा इचिंग करेंगे उतना ज़्यादा प्रूराइटस बढ़ता जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? जो भी आपने एजेंट लिया हुआ है वो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। टाइप 1 है, बस फूड हो सकता है, ड्रग हो सकता है, कोई ग्लव्स का मटेरियल हो सकता है, क्लॉथिंग का मटेरियल हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, क्रीम हो सकती है, इसी तरह की इंटेंस हमने एक कोल्ड या इंटेंस सिमिलर हीट भी हो सकती है। इस तरह की अभी हमने एक सिमिलर डिजीज की है, उसका क्या नाम था? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ओके। और और इरिटेंट डर्माटाइटिस। इसको कैसे ये अर्टिके डिफरेंशिएट करना है? उस मैचिंग नहीं थी, इस इस मैचिंग है। उसमें इचिंग थी एक पार्ट, एक उसमें एलर्जिक था वाला। पस्ट्यूल्स बन रहे थे उस। और हाँ इस एलर्जिक में थे। उसमें ना मैक्यूलोपैपुलर रैश बनता है और फिर पस्ट्यूल्स बनते हैं और उसमें ओजिंग होना शुरू हो जाती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, सिर्फ ठीक है। रेडनेस है और इचिंग है। हाँ, और दूसरी बात इसका ना एक टिपिकल हिस्टामीन का जो अपना टिपिकल एक लीजन बनता है कि रेडनेस होती है, ठीक है। वो फिर व्हील लाइक उसमें ना व्हील फ्लेयर वाला, फिजियो वाला व्हील फ्लेयर, और हाँ एक हाँ बिल्कुल, क्या चीज थी, थर्ड व्हील होता है, फिर फ्लेयर होता है, फिर क्या होता है? वाइट एरिया होता है बीच में, इस तरह का होता है। तो वाइट एरिया कह रहा हूँ, मतलब नॉर्मल सा एरिया होता है बीच में। तो ये जो बनता है ना ये हिस्टामीन की वजह से बनता है, और इसमें हिस्टामीन वाले ही सारे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। ब्लैंच ऑन प्रेशर होगा, जब उसके ऊपर हाथ रखोगे, इरिदमा हुआ है ना, तो इरिदमा पे जब हाथ रखते हैं तो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें होंगी। और उसमें जब आप एंटी हिस्टामीन दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें जब एंटी हिस्टामीन दोगे तो ये बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसमें हिस्टामीन का ऐसा सच रोल नहीं था। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें भी दिए जा सकते हैं, उसमें भी दिए जा सकते हैं, हिस्टामीन का इधर मेजर रोल है, ठीक है। हाँ दूसरी बात, एक और डिफरेंस भी है इसमें, वो सिर्फ उस जगह पे होगा जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। ये आपका या तो पूरी बॉडी पे होगा, या ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी जगह पे हो रहा हो जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल चेंज होती रहेगी जगह इसमें,
जनरलाइज्ड होगा, हाँ जनरलाइज्ड होगा, ठीक है। अर्टिकेरिया जो होगा, जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है वो कॉन्टैक्ट वाली जगह पे होगा, नाम से पता लग रहा है। एंजियोडीमा भी सिमिलर टू अर्टिकेरिया है, हिस्टामीन की वजह से ही हो रहा होता है, लेकिन अर्टिकेरिया में एपिडर्मस वाली साइड इन्वॉल्व हो रही होती है ना, एंजियोडीमा में थोड़ा सा नीचे आ जाओ, डर्मस और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसकी वेसल्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब परमिएबिलिटी चेंज होगी, क्या लिख रहे हो भाई? ओके भाई, रैंडम कब ना ही पढ़ो तो बेहतर है। उसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कर देंगे। यस एक्सपर्ट हूँ भैया उसमें। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, एज सच कोई एंजियोडीमा आप तंग तो नहीं कर रहा, सिर्फ उसमें आपको मोटे मोटे उसका जो सारा कुछ नज़र आएगा, लेकिन जो एयरवे होती है एडिमा की वजह से, एयरवे कंस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं, एयरवे में एडिमा होने की वजह से बंद होगी वो इसमें, ठीक है। ये आपने याद रखना है डिफरेंस, ठीक है। ब्रोंकोस्पैज्म होगा अगर, या एडिमा की वजह से बंद हो रही है तो इसको रिवर्सल एंजियोडीमा करने की स्किन की कंडीशन नहीं है, एयरवे में क्यों हो रही है? अच्छा सारे ठीक सबक्यूटे है, मेनली इट्स स्किन की है, ओवरऑल। हाँ मेनली स्किन की है, लेकिन सारे जो टिश्यू है वेसल का वहाँ पे सारा हो सकता है। मेनली इसमें क्या होता है, जो एडीमा, बेसिक एडीमा होता है एक तरह का जो स्किन में हो जाता है, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो जाता है, लेकिन वो हो कहीं पे भी सकता है। जिस तरह सिवियरिटी बढ़ती जाएगी वो अंदर भी सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता जाएगा एडीमा, ठीक है। नॉन पिटिंग एडीमा होता है इसमें, नॉन पिटिंग एडीमा होता है, इसलिए एंजियोडीमा। और एस इनहिबिटर्स क्यों कॉज कर रहे हैं? एस इनहिबिटर्स एंजियोडीमा क्यों कॉज कर रहे हैं? हम्म, इसमें ना एक होता है ब्रैडीकाइनिन, उसका रोल होता है इसमें एंजियोडीमा में। तो जो एस इनहिबिटर्स होते हैं ना, बेसिकली वो काइनिन्स को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, हाँ काइनिन्स को जो एंजाइम ब्रेक कर रहे होते हैं बढ़ा ना, देते हैं। एस इनहिबिटर्स उनको कम कर देते हैं, एंजाइम्स को मतलब इनहिबिट कर देते हैं, तो काइनिन्स बढ़ जाते हैं। तो यही काइनिन्स आपके एंजियोडीमा में इन्वॉल्व होते हैं, यही काइनिन्स कफ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बाकी साइड इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। ड्रग एलर्जी, ये क्या है जी, इसमें ड्रग एलर्जी में सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, चाहे वो टाइप 1 रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से टाइप 4 हो रहा है, चाहे डायरेक्ट टॉक्सिसिटी हो रही है बॉडी को ड्रग की वजह से, सारे ड्रग इसमें मेनली वही जो नोटोरियस है ना, सल्फर ड्रग्स, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन इतनी नहीं लेकिन वो भी है, और फेनिटोइन है, ठीक है, और रेडियो कंट्रास्ट एजेंट्स हैं काफ़ी कॉमन, ठीक है। ये एमआरआई देने से पहले जो गैडोलिनियम वगैरह देते हैं, इनसे जो है वो काफ़ी कॉमनली रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें हर चीज़ आ जाएगी, चाहे वो अर्टिकेरिया हो रहा हो, चाहे एंजियोडीमा हो रहा हो, चाहे एनाफिलेक्टिक शॉक हो रहा हो उसको, चाहे रीनल क्या कहते हैं उसको, इंटस्टिशियल एलर्जिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हो रहा हो, चाहे एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी हो रही हो, किसी भी मैकेनिज्म से कोई भी बॉडी को डैमेज हो रहा है ना, तो उसको हम ड्रग एलर्जी ही कहेंगे। वो फिर हम आगे ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन, ड्रग तो आपने विड्रॉ करनी है, और ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है वो देना है। अगर अर्टिकेरिया हो रहा है तो एंटीहिस्टामीन्स देनी है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो रहा है तो एपिनेफ्रिन देनी है, एलर्जिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हो रहा है तो वो आपको फजीन कल बताएगी कि क्या देना होता है उसमें, मुझे याद नहीं है, ईओसिनोफिल्स आ रहे होते हैं ना उसमें यूरिन में, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं, ठीक है। ये अच्छा दिया हुआ है इसने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, एसिड से याद रखो, ए से एलर्जी, एनाफिलेक्सिस। एलर्जीज जो होती हैं ना नॉर्मली, जिसको हम एलर्जी कहते हैं, वो सारी आईजीई मीडिएटेड होती हैं। एजमा कह लो, उसमें एनाफ्लेक्सिस कह लो, अर्टिकेरिया करा लो, सारा कुछ। टाइप 2 सी से साइटोटॉक्सिक, ठीक है। इसमें आईजीजी आईजीएम बेसिकली साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। गुड पॉस्चर इसने दिया हुआ है, पम्पीगस वल्गैरस इसमें आ गया, या आपके एमसीक्यूज में आ सकता है आराम से। टाइप 3 इज आई से क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी नहीं होती, सिर्फ सेल्स नहीं होते, इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं किसी जगह पे, ठीक है।
उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होता है। और टाइप 4 में उस टाइम तो कुछ नहीं होता, 4 to 5 डेज बाद, कुछ वीक्स के बाद जब दोबारा आएगा स्टिमुलस, तो उसकी वजह से डर्माटाइटिस हो जाता है। उसमें एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आता है। और जो आप ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हो, वो टिपिकल इसकी एग्जांपल है, उससे आप याद भी कर सकते हो उसको। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में क्या होता है, जब आप लगा देते हो उसके बाद 36 to 48 आवर्स तक कुछ भी नहीं होता, उसके बाद इंड्यूरेशन आती है, फिर बड़ा लंबा सा उसका रिएक्शन है, ठीक है। 3 मंथ्स में उधर स्कार बन जाता है, BCG स्कार, याद रख लो, जिस तरह BCG स्कार वगैरह बनता है। खैर, फूड एलर्जी जिस तरह सारा कुछ ड्रग से हो सकता है, उस तरह फूड से भी हो सकता है, किसी भी फूड से हो सकता है। हनी हो, चाहे वो नट्स हो, ठीक है, कॉर्न से होता है किसी को एलर्जी, किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। IgG मीडिएटेड या IgE मीडिएटेड रिएक्शन होगा उसके अगेंस्ट। और जिस तरह ड्रग्स से सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ड्रग्स तो इसलिए याद रखने की जरूरत है कि उनके साइड इफेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है, फूड नहीं दिया जाएगा यूजली। इंसेक्ट स्टिंग को मिस कराओ। एनाफ्लेक्सिस, एनाफ्लेक्सिस बेसिकली क्या है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, बट सिस्टेमिक एंड जनरलाइज्ड। तो इसमें क्या होगा, पूरी बॉडी में परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वेसल्स की, जिसकी वजह से एडीमा होगा। थर्ड स्पेस में चला जाएगा फ्लूइड। ब्रोंकोस्पैज्म होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। और वेजोडाइलेशन होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, हाइपोटेंशन, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एडीमा। इसके साथ पेशेंट आपके पास आ जाएगा, साथ उसकी कोई भी हिस्ट्री हो सकती है कि इसको किसी हनी बी की वजह से हो सकता है ये, ठीक है, स्टिंग वाला, या कुछ खाया इसने उससे हो गया इसको, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे तो एज सच कोई नहीं है। बाकी बाहर जो लोगों को पता होता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, तो फिर उनके पास एपी पेन होता है एक, ठीक है, वो पेन सबक्यूटेनियसली वो इंजेक्ट कर लेते हैं एपिनेफ्रिन का, तो उनकी इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसको हॉस्पिटल ले जाते इसका काम तमाम हो सकता है, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन है, या इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसका है एपिनेफ्रिन डाइल्यूटेड 1 in 1 lakh आपने देनी होती, 1 in 10,000 लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, 1 in 10,000 आपने डाइल्यूट करके देनी होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में एंटीहिस्टामीन्स यूज़ हो सकती हैं। पहला स्टेप आपका ये होगा, फिर ABC बाकी उसी तरह चलेगी, IV फ्लूइड्स देने, ऑक्सीजन देने, आपने इंट्यूबेशन करनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। रिवर्सेबल कंडीशन है, रिवर्स हो जाएगी। कॉमन कॉजेज़ देख लो, मेडिकेशंस हैं, रेडियो कंट्रास्ट है जो आपको ऑलरेडी बताया मैंने, आयोडीन वगैरह, या आयोडीन कंट्रास्ट जो होते हैं ना, वो बड़े करवाते हैं एनाफिलैक्सिस। ब्लड प्रोडक्ट्स लगाई हैं आपने, इसमें आपने 15 to 30 मिनट्स जिस तरह देखना होता है पेशेंट को कि किसी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन ना हो रहा हो कोई भी। हनी बी, स्नेक्स वेनम, लेटेक्स, हार्मोन, मोल्ड्स, केमिकल्स, हो किसी भी चीज़ से हो सकता है, ये फूड से भी हो सकता है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बट बचाया जा सकता है बड़े आसानी से। एक आपने एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन देना है सिर्फ इसको। तो 2 टॉपिक्स हमारे रह गए, बल्कि 3 रह गए, एक्जीमा एक रहता है, ठीक है। सोरियासिस करेंगे, और एक्जीमा की थोड़ी सी डिटेल उधर से करनी पड़ेगी हमें। मेलानोमा करेंगे कल, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। डरमा, चलो आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। ये तो पता लग ही रहा है वैसे, चलो चैट में आंसर कर दो। नज़र आ रही है स्क्रीन? आ रही है नजर। ओके। 60-year-old लेडी, डायबिटिक है, शिंगल्स है, सीवियर पेन एट द साइट ऑफ रैश, पैरास्टामोल दी है लेकिन ठीक नहीं हो रहा।
ठीक है। न्यूरो प्री क्या कहते हैं, पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया है, और ट्रीटमेंट में इसमें न्यूरोपैथिक पेन है तो आप न्यूरोपैथिक पेन के लिए ड्रग्स देते हैं, गाबापेंटिन वगैरह वो देनी है। न्यूरेक्टमी या अल्कोहल के इंजेक्शन उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे इसकी डिटेल याद नहीं, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। फरजीन ये आता है क्या देते हैं यही इसके है हाँ ट्रीटमेंट? गाबापेंटिन ही देते हैं, एमिट्रिप्टिलिन गाबापेंटिन, वगैरह। प्रीगाबालिन, एमिट्रिप्टाइलिन और टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन। Okay, 20-year-old man comes to you with erythematous, well-demarcated papules and plaques with silvery scales. मिस कराओ इसको, अभी हमने किया ही नहीं है। SLE तो नहीं है ये। हाँ, तो चलो ये important आ गया आपके काम का। 19-year-old boy present with black heads, papules and pustules on his face. What is your diagnosis? Acne vulgaris. What other sides of the body can be involved? At least 3 बतानी है। कोई भी लिख दे या स्पेसिफिक थी? ऐसा स्पेसिफिक तो कोई नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। बैक पड़े, फेस हो गया, बैक हो सकती है, अपर हाँ चेस्ट। बैक इन्वॉल्व होती है। अपर चेस्ट का नहीं पता, शोल्डर रीजन इन्वॉल्व होता है और बैक इन्वॉल्व होती है, और फेस 3 ही हो गए। अदर साइड्स वैसे उसने पूछे, फेस का तो उसने बता दिया। और कहीं स्कैल्प पे भी भी इन्वॉल्व हो दिया था, सकता है कभी स्कैल्प कभार। इन्वॉल्व हो सकती है। यस, गिव एटलीस्ट 3 सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर इट। 3 सिस्टेमिक ऑप्शंस। बताओ भाई। एक ही सिस्टेमिक ऑप्शन बताई थी, एंटीबायोटिक्स ओरल। और एक और चीज़ भी ओरल बताई थी, प्रेगनेंसी वगैरह का टॉपिकल जिसका रेटिनॉइड्स, ओरल क्योंकि वो सिस्टेमिक पूछ रहा था, टॉपिकल क्यों दे रही है? आइसोट्रेंटोन। हाँ, जो रेटिनॉइड्स बताए थे वो ओरल भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं। पहले टॉपिकल ट्राई करवाने, उनसे नहीं होता तो फिर आपने ओरल देने हो। बाकी एंटीबायोटिक्स की डिटेल लिख दो आप। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा तो हम टॉपिकल क्यों दे रहे हैं, जब सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ओरल ही देना पड़ेगा उसे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरल भी आपके पास 2 हो गई ना, एक एंटीबायोटिक्स हो गई, एक रेटिनॉइड्स हो हाँ गए। ठीक है। ठीक है। और इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दे सकते हैं ओरल। हाँ, उनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है तो वो आप लिख सकते हो। तो 3 पूरे हो गए आपके। और अगर आपको नहीं भी याद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो आप एंटीबायोटिक्स के नेम लिख सकते हो। कौन कौन से थे? टेट्रा, एरिथ्रो, काफ़ी सारे थे। डॉक्सीसाइक्लिन भी था, मेनोसाइक्लिन भी था, और ये वाली सारी क्लिंडामाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। मैक्रोलाइड्स थे सारे। ठीक है, कुछ भी लिख दो। और इसने क्या लिखा है? एक तो एक्स्ट्रा लिखा होता है इसने, फेस, शोल्डर, बैक, अपर चेस्ट एंड बटक्स। ठीक है। ये दिया हुआ इसने, कंबाइंड एस्ट्रोजन एंटी एंड्रोजन। ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ के हैं? अगर 4B, a girl of 9 years present with itchy edematous scaly rash in front of elbows and ankles. ठीक है। It was produced by an exudative and vesicular rash. There is some excoriation and lichenification around the lesion. The patient has family history of bronchial asthma and owns a pet. अब ये हमने नहीं पढ़ा इसलिए इसको छोड़ देते हैं। वैसे है क्या, किसी को पता है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको आईजी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी से कुछ रिलेटेड है? हाँ, कांटेक्ट तो नहीं है, है कांटेक्ट। तो हाइव्स टाइप का लग रहा था लेकिन अभी तो हटा दिया। ये, हाँ टाइप 4 ही कह सकते हो इसको, है ये एक्जिमा है। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। टाइप 18-year-old
गर्ल कंप्लेंट्स ऑफ इची रैश ऑल ओवर बॉडी मेनली एट द नाइट टाइम, ये नाइट टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर रेस्ट Babies. ये 20 ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, हाँ इसमें ना पता तो लग जाता है आपको, लेकिन ये ना टिपिकल जो चीज़ें होती हैं नोट करिएगा। नाइट टाइम, ठीक है, ब्रदर सिस्टर सबको है। पेप्यूलर एरप्शन है, पॉपुलर नहीं है, ये पेप्यूलर है, ठीक है। फिंगर वेब्स स्क्रैच मार्क्स हैं, फिंगर वेब इंटर डिजिटल एरिया में है ये फिंगर वेब्स, ठीक है। और रेस्ट में, बुटक्स में है। किस किस जगह को नहीं इन्वॉल्व करता? पाम सोल्स, हेड एंड नेक, इन चीज़ों को, इनको नहीं इन्वॉल्व करता। व्हाट आर टू अदर पॉसिबिलिटीज? जी हाइव्स। डीडीज का क्या हो है? सकता है, हाँ। डीडीज में तो कुछ भी लिख सकते हो Eczema. आप, हाइव्स लिख सकते हो, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर को है तो आप फैमिली वाली चीज़ लिखो ना, कोई ऐसी जो फैमिली, हाँ एक्जिमा जिस तरह रन करता है फैमिली में, ठीक है, वो लिख दो आप। और तो इन्फेक्शन दो, लिख दो एक आधा कोई। तो पूरी फैमिली को हाँ इन्फेक्टेड मतलब है और इची है। क्या चीज़? तो अदर नहीं ज़रूरी पॉसिबिलिटीज। नहीं होता। डीडी में ना आपने ऐसे करना होता है कि करीब करीब वाली चीज़ लिखनी होती है। पहला जिस तरह आपने स्केबीज बताया, तो दूसरा आप ऐसा दो जो फैमिली में एटलीस्ट रन करता हो। फिर तीसरा आप उससे कम फीचर्स वाला दो जो बिल्कुल ही नीचे। तो इस तरह आपने 3-4 लिखने हैं। अच्छा, हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट, क्या था? तीन, एक और भी थी, भूल गई। लिंडेन थी, ठीक है, वो भी दे सकते हैं आप, प्रेगनेंसी में नहीं देनी। um, A patient present in emergency with complaints of sudden eruption of blisters all over the body since 2 days. On examination, there was sloughing of sheets of skin from trunks and limbs. इसको निकोल्स्की साइन भी कहते हैं, वो आपका इस तरह भी आ सकता है, निकोल्स्की साइन इज पॉजिटिव, कि आप हाथ लगाओ जहाँ से, वहाँ से स्किन ही उतर जाती है। Severe conjunctivitis as well as oral and genital ulceration. तो आई को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ओरल म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं टिपिकली। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिजीज पढ़ी है। ऑन इंक्वायरी द पेशेंट गेव हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट पेन्स 5 days बैक। तो ड्रग हिस्ट्री भी आ गई है। ऐसी क्या डिजीज़ है कि ड्रग हिस्ट्री के बाद स्किन स्लफ ऑफ होना स्टार्ट हो जाए? बुल्लेट्स पेम्फिगॉइड। उसमें कोई ड्रग हिस्ट्री नहीं पढ़ी है हमने। वो तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो ड्रग के बगैर भी होगी। ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है। उसने टॉपिकल लगाई थोड़ी है, उसने तो खाई है। चलो जो भी है, टेकिंग ट्रीटमेंट लिया उसने। और निकोल्स्की साइन पॉजिटिव नहीं होता कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में। इचिंग होगी, जो मर्जी होगा, लेकिन स्लफिंग ऑफ शीट्स ऑफ स्किन नहीं होगी। फिर दूसरी होगी पेम्फिगस वाली। अच्छा दोबारा देखो। सडन पेम्फिगस में तो इरप्शन ऑफ, ऑटो एंटीबॉडीज थी। पेम्फिगस में भी स्लफिंग ऑफ शीट्स ऑफ स्किन नहीं होती, उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं जो पॉप होते हैं, मतलब ब्लिस्टर बन के टूटेंगे, उसमें से जो है वो निकलेगा फ्लूइड। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भूल गए हो? उसमें था ये कि आपने ड्रग हिस्ट्री भी थी उसमें, उसमें स्किन भी उतर रही थी और ओरल और आइज इन्वॉल्व थी, ठीक है। पेम्फिगस वगैरह में आइज वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ स्किन इन्वॉल्व था। और दूसरा जो क्या बताया था दूसरा, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में कॉन्टैक्ट वाले एरिया में ही था सब कुछ, और स्लफिंग ऑफ उसमें भी था। जो निकोल्स्की साइन है, ये आपने ज़रूर, इस ये जब आएगा तो आपके 2-3 चीज़ें ही बनती हैं। एक स्टेफलोकोकल, यार ये स्टीवन जॉनसन हो गया या टॉक्सिक एपिडर्मल वाला? eruption of blister all over the body। इन दोनों का ये ना, डिफरेंस भी दोबारा बता दो, मुझे नहीं आता, इन दोनों समझ का नहीं कोई आया। डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ सिवियरिटी की बेसिस पे इसको आप कह सकते हो कि ये स्टीवन हाँ, जॉनसन है, आई ये में टॉक्सिक पढ़ा था ना एपिडेमिक। कि अगर आई आई की में पढ़ा। इन्वॉल्वमेंट है, ओरल म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये टॉक्सिक एपिडेमिक नेक्रोलाइसिस ही है, ठीक है। हाँ, इसका डीडी जो बनेगा वो 2 डीडी बनेंगे इसके। एक तो टॉक्सिक एपिडेमिक नेक्रोलाइसिस और दूसरा स्कारलेट स्किन जो होता है, स्टेफलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, वो बनेगा। उसमें फिर उसके जो फीचर्स आपने पढ़े हैं सेफ्लोकोकल इन्फेक्शन के, वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसमें आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, इसमें आपने एंटीबायोटिक नहीं देनी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल भी कंट्रोवर्शियल है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है आपने, एंड आईसीयू में इसको एडमिट करना है।
और रिससिटेशन, मतलब वो सपोर्टिव मेजर्स आपने देने हैं, इन्फेक्शन से बचाना है, इसको शॉक होने से बचाना है। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बुक से देख के दोबारा कंफर्म कर देता हूँ। ओके, यूजुअली इसमें डायग्नोसिस के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ देर इज़ डाउट बिटवीन के स्टेफिलोकोकल है, स्टीवन जॉनसन है या टॉक्सिक एपिडेमिक नेक्रोलाइसिस है, तो इसमें आप फुल थिकनेस स्किन बायोप्सी की जा सकती है, ठीक है, और फिर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के उसको देखेंगे और उस पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग आपने करनी है, स्टीराइल ड्रेसिंग करनी है आपने, एमोलिएंट्स यूज़ करने हैं विच आर बेसिकली मतलब लुब्रिकेशन वगैरह के लिए और कूलिंग इफेक्ट देते हैं, वो आपने यूज़ करना है। और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज़ कर सकते हैं। सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल अननोन है, देते हैं वैसे, लिखने हैं आपने, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जब भी कोई वेजिकुलर बुलस या क्या कहते हैं उसको, ब्लिस्टरिंग लीजन आपके पास आएगी ना, तो उसके डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, उसमें आपने उसका डीडी आपके पास हर ब्लिस्टरिंग लीजन का बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। हाँ, आपका सबसे पहले बनेगा इन्फेक्शन। कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जिसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं? HSV, या वेजिकल्स बनते हैं, HSV और चिकन पॉक्स, शिंगल्स, ये कौन करवाता है? वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। और बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। ये इन्फेक्शन आपने देखते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स ना हो तो फिर आपने अगले पे चले जाना है, ठीक है। वो क्या हो सकता है? इम्यूनोग्लोबुलिन एसोसिएटेड, यानी कि ये बुलस जो सारे थे, पेम्फिगोइड, पेम्फिगस वल्गैरस, पेम्फिगस, और होते हैं फोलिशियस वगैरह, वो हो सकते हैं, ठीक है। अगर ड्रग हिस्ट्री पॉजिटिव है, उसने कोई ड्रग ली थी रिसेंटली, तो आपने ड्रग रिलेटेड एरप्शंस की तरफ चले जाना है। वो होते हैं एरिथमा मल्टीफॉर्म में हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, और टॉक्सिक एपिडेमल नेक्रोलाइसिस हो सकता है, ठीक है। इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? एरिथमा मल्टीफॉर्म में टारगेट लाइक लीजन्स होती हैं, ठीक है, जबकि टॉक्सिक एपिडेर्मल नेक्रोलाइसिस में शेडिंग ऑफ स्किन होती है और जनरलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट होती है पूरी बॉडी की, और आपकी म्यूकोक्यूटेनियस जो जो ओरल म्यूकोजा है वो भी इन्वॉल्व होती है, जो आपकी आइज़ हैं उनके प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है। वास्कुलाइटिस में कुछ उन्होंने लिखा नहीं हुआ है सच, वास्कुलाइटिस में आपके पास स्किन के साथ अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, इस तरह हो सकता है, ठीक है। और फिर आखिर में आपने सोचनी है अननोन, सॉरी, अनकॉमन जो कॉजेज़ हैं। अनकॉमन कॉजेज़ क्या हैं? एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस अनकॉमन है, वो हो सकता है, या एक्जिमा का कोई और कॉज हो सकता है, या सेलुलाइटिस हो सकता है। तो ये अनकॉमन कॉजेज़ हैं, ये भी आप ब्लिस्टरिंग लीजन्स में सोचोगे। तो ये है, ऐसे बनेगा आपका। ये पहला मेरे ख्याल से उसी से रिलेटेड है। ये देखो, ये आपके पास आ गया। 27-year-old वुमेन डेवलप सोर थ्रोट, ठीक है, सोर थ्रोट हुआ, टेम्परेचर हुआ, few days later she developed painful red nodules over her both chins. She also complained of body aches and pains. क्या है ये acute rheumatic fever नहीं लग रहा? 27-year-old में? एरिथेमा नोडोसम होगा ना, शिन जो है। हाँ, एरिथमा नोड्यूसम है, ठीक है। रूमेटिक फीवर को हम तब बना सकते थे एज के होते हुए भी, अगर इसमें कोई और चीज़ भी होती, कोई पूरा क्राइटेरिया कुछ पूरा कर रहा होता है, ठीक है ना। कुछ उसने एज सच बॉडी एक्स एंड पेन्स दिया, जॉइंट्स का नहीं बताया उसने, कोई मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं बताया, हार्ट का कुछ नहीं बताया, तो एरिथमा नोड्यूसम बनेगा। और 4 अदर कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, अब एक्यूट रूमेटिक फीवर की 4 अदर कॉजेज क्या लिखोगे? TB, sarcoidosis, Crohn's disease.
क्यूरोमेटिक फीवर करवाती हैं? एरिथमा नोडोसम बनाया डायग्नोसिस। हाँ ना, तो मैं उसको टीबी बता रहा हूँ आपको कि अगर इसका एक्यूट रूमेटिक फीवर हम बना भी लें तो फिर क्या लिखेंगे हम आखिरी क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो ना साथ, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। हाँ बाकी आपने सही बताया, रिथमेटोडिज्म जो है वो टीबी, सार्कोइडोसिस, सल्फर ड्रग्स, ये टेबल आपने कर लेना, ब्ला ब्ला सब कुछ है इसमें। ट्रीटमेंट भी पूछा हुआ है, वही बेड रेस्ट, एनसेड्स, सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक और क्या चीज़ थी? ड्रग सो एलिवेशन ठीक है, एक और ड्रग भी थी, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसमें कोई स्टेफिलोकोकल स्कल्ड स्किन सिंड्रोम का है सिनेरियो? नहीं आ गया असली। चलो ठीक है, हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, सोरियासिस और मेलनमा, और उसमें एक्जिमा भी मतलब पूरा डिस्कस हो जाएगा। हम कल करेंगे साथ एसिड बेस बैलेंस करेंगे, और